के वजीर आजम नरेंद्र मोदी और अमेरिका के सदर जो बाइडन उनके दरमियान 1 घंटे तक वर्चुअल मीटिंग हुई है और उस मीटिंग के बाद एक ज्वाइंट स्टेटमेंट जारी किया गया है। वो जो ज्वाइंट स्टेटमेंट है वो क्या कह रहा है? यूनाइटेड स्टेट्स इंडिया कॉल ऑन पाकिस्तान टू टेक इर्रिवर्सिबल एक्शन अगेंस्ट टेररिज्म। फिर उन्होंने जो है वो पाकिस्तान के खाते में बहुत सारी दहशतगर्दी डाली। उन्होंने कहा कि हुक्म दिया पाकिस्तान को कि पाकिस्तान एक्शन ले दहशतगर्दी के खिलाफ। India is in absolutely wonderful position to pressurize Pakistan. जितनी कोई पोजीशन इंडिया की हो सकती है उस पोजीशन में। अब एफएटीएफ का भी जिक्र कर लिया, उन्होंने व्हाइट हाउस में बैठ के पाकिस्तान के ऊपर ऐसा ठप्पा लगवाया है, वो कॉन्टिन्यूसली लगे हुए हैं। लेकिन क्वेश्चन ये है कि हमारी तरफ क्या है? कोई बंदा ही नहीं है बोलने वाला, कोई जवाब ही नहीं देने वाला, कोई ताल्लुक ही नहीं है ना इंडिया से ना अमेरिका से। इमेजिन कर ले, जापान को चाहिए कि बाहर निकले हमारे जो नए वजीर आजम और वजीर खारजा और लोगों को बताएं और भारत के साथ रिलेशनशिप अपने ठीक करें। मुल्क किसी की इतनी जरूरत नहीं है कि वो पाकिस्तान के साथ मिल के कोई ऐसा ज्वाइंट कम्युनिके दे जिसमें वो लिखे भारत को कि जी भारत जो है पाकिस्तान में दहशतगर्दी का है। कोई मुल्क हमें नहीं मिला, और अगर कोई मुल्क मिला तो मुझे बता दे। कोई एक मुल्क नहीं मिला। इसे क्या कहते हैं? इसे ग्लोबल आइसोलेशन के अलावा और क्या कहते हैं? हम मानते तो नहीं है ना, हम ये कहते हैं। नमस्कार दोस्तों। अब पहले एक ऐसी सिचुएशन हुआ करती थी कि चाहे वो मुंबई हमला हो, ठीक है, वो चाहे वो हो या फिर 26/11 की बात हो रही या फिर कोई और हमला हो, जब इंडिया अमेरिका जैसे कंट्रीज़ को ये कहता था कि भाई देखिए आप जिस पाकिस्तान की इतनी मदद कर रहे हैं दरअसल वो पैसा इंडिया के खिलाफ यूज़ कर रहा है, तब ये कंट्रीज़ इतनी सुना नहीं करते थे। मुझे तो मतलब मैंने पढ़ा था कि 26/11 होने के बाद उसके बाद हुआ ये कि कुछ 1 या 2 महीने के बाद ही अमेरिका ने F-16 यहाँ पर सप्लाई किए थे पाकिस्तान को। और अब आज अगर देखिए इंडिया और अमेरिका का कोई भी जॉइंट स्टेटमेंट आएगा, उसमें एक स्टेटमेंट 2 स्टेटमेंट ऐसे ज़रूर आएंगे जिसमें ये कहा जाएगा कि भाई पाकिस्तान को अपने जो आतंकवादी ग्रुप है उनको यहाँ पर स्टॉप करना पड़ेगा। ये सारी गतिविधियाँ इंडिया के खिलाफ जो कर रहा है ये सब कुछ, मतलब ये एक प्रेशर होता है। वहाँ के आम लोग तो ये सोच सकते हैं कि भी हम इस प्रेशर में नहीं आने वाले, लेकिन यहाँ की लीडरशिप जो है वो डेफिनेटली सोचने पर मजबूर होती है। अगर आप स्ट्रांग नहीं है तो उस प्रेशर को आप झेल नहीं पाएंगे। इसी के साथ ये वीडियो शुरू करते हैं। भिखारियों को आका का पहला जो पैगाम है वो आ गया है, आका का पहला हुक्म जो है वो पहुंच गया है और ये बहुत सारी दुनिया भर के अखबार में छपा है कि हमारे आका ने हमें क्या कहा है। इंडिया के वजीर आजम नरेंद्र मोदी और अमेरिका के सदर जो बाइडन उनके दरमियान 1 घंटे तक वर्चुअल मीटिंग हुई है और उस मीटिंग के बाद एक ज्वाइंट स्टेटमेंट जारी किया गया है। वो जो ज्वाइंट स्टेटमेंट है वो क्या कह रहा है? यूनाइटेड स्टेट्स इंडिया कॉल ऑन पाकिस्तान टू टेक इर्रिवर्सिबल एक्शन अगेंस्ट टेररिज्म। फिर उन्होंने जो है वो पाकिस्तान के खाते में बहुत सारी दहशतगर्दी डाली। उन्होंने कहा कि हुक्म दिया पाकिस्तान को कि पाकिस्तान एक्शन ले दहशतगर्दी के खिलाफ, और साथ ही उन्होंने ये इल्जाम लगाया कि पाकिस्तान के अंदर ऐसी प्रॉक्सीज हैं जो दहशतगर्दी को फैलाती हैं आसपास के मुल्कों में, और पाकिस्तान उनके खिलाफ एक्शन नहीं ले रहा और पाकिस्तान उनके खिलाफ एक्शन ले और सख्त एक्शन ले। ये हुक्म आया जी हमारे ये जो 2+2 डायलॉग हुआ उसमें उन्होंने पाकिस्तान को सही दबाया। और आपको पता है कि जो इंडिया है, इंडियन सरकार जो है, जब जापानीज प्राइम मिनिस्टर कशीदा आए थे इंडिया में, तो जो ज्वाइंट कम्युनिके आया था उस ज्वाइंट कम्युनिके में उन्होंने पाकिस्तान को कहा था कि भाई ये जो दहशतगर्दी करवानी है ये बंद करें। अच्छा, पाकिस्तान पूरी दुनिया में डॉसियर बेचता, कोई रिस्पॉन्ड नहीं करता, और कोई मुल्क किसी की इतनी जरूरत नहीं है कि वो पाकिस्तान के साथ मिल के कोई ऐसा ज्वाइंट कम्युनिके दे जिसमें वो लिखे भारत को कि जी भारत जो है पाकिस्तान में दहशतगर्दी का है। कोई मुल्क हमें नहीं मिला, और अगर कोई मुल्क मिला तो मुझे बता दे। कोई एक मुल्क नहीं मिला। इसे क्या कहते हैं? इसे ग्लोबल आइसोलेशन के अलावा और क्या कहते हैं? हम मानते तो नहीं है ना, हम ये कहते हैं बहुत अच्छी पाकिस्तान से बात करना चाहता है और पाकिस्तान को टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। इंटरनेशनल कम्युनिटी जो है वो दे अंडरस्टैंड इट। इंडिया पाकिस्तान से बात नहीं करना चाहता, जो मर्जी कर ले वो आपसे बात नहीं करेंगे। द रीजन बिहाइंड इज दिस इज नॉट इन देयर इंटरेस्ट टू टॉक राइट नाउ। ये उनके इंटरेस्ट में नहीं है। अगर आप हमारे लोगों को समझ नहीं आ रही तो कोई बात नहीं, थोड़ी ठहर के समझ आ जाएगी। समझ होती है सबको, लेकिन जारी बात है पब्लिक के हवाले से। एनी हाउ,
अब इस अमेरिका में बैठ के जब इन्होंने फिर 2+2 पाकिस्तान के ऊपर क्वेश्चन मार्क, वरना इस वक्त पाकिस्तान की रिस्पेक्ट जो है वो आपको पता है, पिछले दिनों CNN ने ग्रीन पासपोर्ट की लिस्ट छापी थी, पासपोर्ट्स की जो इंपॉर्टेंस है, और उसमें पाकिस्तान नीचे अफगानिस्तान और इराक के आसपास फिर रहा यस था। सर, बिल्कुल बिल्कुल। सीरिया, इराक और अफगानिस्तान से ऊपर था, बाकी सबसे नीचे था। तो इनको चाहिए कि बाहर निकले हमारे जो नए वजीर आजम और वजीर खारजा, और लोगों को बताएं और भारत के साथ रिलेशनशिप अपने ठीक करें। फिर भारत की तारीफ किस लिए? पहले कभी नहीं करते थे, पहले कभी नहीं करते रहे। अब इन्होंने गालियां देते थे मोदी, नरेंद्र मोदी साहब को गालियां देते थे, फाशिस्ट और पता नहीं किस किस किस्म। तो अब उनकी तारीफें के पुल बांधते थे सिर्फ इसलिए कि वो चाहते थे कि फौज के ऊपर वो किया जाए, उनके जख्मों पे नमक। इंडिया इज इन एब्सोल्युटली वंडरफुल पोजीशन टू प्रेशराइज पाकिस्तान। जितनी कोई पोजीशन इंडिया की हो सकती है उस पोजीशन में। अब FATF का भी जिक्र कर लिया, उन्होंने व्हाइट हाउस में बैठ के पाकिस्तान के ऊपर ऐसा ठप्पा लगवाया है, वो कॉन्टिन्यूसली लगे हुए हैं। लेकिन क्वेश्चन ये है कि हमारी तरफ क्या है? कोई बंदा ही नहीं है बोलने वाला, कोई जवाब ही नहीं देने वाला, कोई ताल्लुक ही नहीं है ना इंडिया से ना अमेरिका से। इमेजिन कर ले, जापान जैसा मुल्क हमें छोड़ गए। मेरी किसी से बात हुई, आई वोंट नेम इट, बट ही वाज नॉट अ पाकिस्तानी बट अ जापानीज। उन्होंने मुझे कहा यार हम तो देखो ना ये क्या चीजें हो रही हैं। मतलब समहाउ न्यू दिल्ली जो है दैट कन्विंसेस टोक्यो। उन्होंने टोक्यो को कन्विंस कर लिया, और टोक्यो के हमारे इस्लामाबाद के ताल्लुकात इतने माड़े और इतने कमजोर हैं दैट उनको क्या परवाह यार, पाकिस्तान को उन्होंने मुंह ही नहीं लगाया। इंडिया जहां बैठता है वो यही करेगा, जहां बैठेगा यही करेगा, जहां बैठता है वो यही करेगा। ठीक है ना जी। पाकिस्तान को क्या करना है? पाकिस्तान डिप्लोमेटिकली आइसोलेट है। ठीक है जी। पाकिस्तान अमेरिका के रडार पे मौजूद ही नहीं है। 3.5 साल से जो आपको कॉल नहीं गई बाइडेन साहब की, तो वो एक वाज़ेह निशानी कि आप कितनी इंपॉर्टेंस है आपके रीजन में। आप मांगते फिर रहे हैं दर बदर, आप लोगों से खैरात मांगते फिर रहे हैं। आपकी वही एक आदत है कि गली में फकीर आए तो वो फिर उसे वही है आपकी किसी तरह की ट्रीटमेंट। अब उसके बाद ये था कि 3.5 साल जिस प्रेसिडेंट ने आपको कॉल नहीं की, वो आपको कितनी इंपॉर्टेंस दे रहा है जो आपकी रजीम चेंज करेगा। और दूसरी सबसे बड़ी बात यह, खान साहब ने एक भी ऐसा एक्शन नहीं उठाया जिसकी वजह से अमेरिका चाहे कि इनको निकाला जाए, सिवाय एक चीज पे कि ये रशिया के ऐसी टाइमिंग पे जब पूरी दुनिया थर्ड वर्ल्ड वॉर का इंतजार कर रही थी, ये वहां गए। लेकिन उसके साथ मेरा आर्गूमेंट ये है कि अगर फिर उन्होंने रजीम चेंज रशिया के गुस्से में कराते तो मोदी साहब की कराते, क्योंकि वो तो तेल ले रहे हैं रशिया से। और कल भी जो बाइडेन से मुलाकात उनकी हुई वर्चुअल। अगर अमेरिका इस तरह रजीम रशिया के गुस्से में कराता तो आपकी ना कराता, मोदी की कराता। आप तो वहां से जाके भी खैरात मांगते रहे और खैरात में गंदम लेकर। एक दफा रह के तो देखो हिंदुस्तान को, कितना प्यारा मुल्क है और कितनी हकूक हैं यहाँ औरतों के। कहाँ पाकिस्तान और फिर पाकिस्तान एम्बेसी के टुकड़ों पे पलने वाले लोग लेक्चर देते हैं कि क्या किया जाए। ये कहा कि जी वेस्टर्न जो सिविलाइजेशन है उसकी वजह से हमारा खानदानी सिस्टम तबाह हो रहा है, विच वॉज ए वेरी इमैच्योर स्टेटमेंट। इस तरह तो वेस्ट भी ये कह सकता है ना कि मुसलमानों की जो तालीमात हैं और जो प्रीचिंग है और जो ख्यालात हैं उसकी वजह से हमारी सोसाइटी खराब हो रही है। नमस्कार दोस्तों, 1947 में एक कंट्री के दो कंट्री बने, एक पाकिस्तान बना, एक भारत बना। अब उसके बाद हुआ ये कि जैसे जैसे अगर आप स्लोली प्रोग्रेस देखो, और आज 70 सालों के बाद 75 सालों के बाद अगर आप किसी पैमाने पर अगर आप चेक करने जाओ, चाहे वो वुमेंस के राइट्स हो, चाहे वो इकोनॉमी हो, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर हो, चाहे एजुकेशन हो, चाहे हेल्थ सेक्टर हो, चाहे एंटरटेनमेंट हो, चाहे स्पोर्ट्स हो, हर किसी चीज़ में आप पाकिस्तान को कहीं भी इंडिया के साथ खड़ा होता हुआ दिखेंगे नहीं। इतना बड़ा वास्ट डिफरेंस आ चुका है। अब यहाँ पर जो है वो तारिक फतेह साहब कह रहे हैं कि भाई ज़रा देखिए कि वहाँ पर वुमेंस के हकूक़ यानी कि वुमेंस के राइट्स कितने हैं इंडिया के अंदर। क्या पाकिस्तान के अंदर इतने राइट्स मिलते हैं कभी किसी महिला को? कभी नहीं मिलेंगे। यहाँ पर यही बात हो रही है कि अगर हम ये आरोप लगाते हैं, एक इल्ज़ाम लगाते हैं वेस्टर्न कंट्रीज़ को कि भाई उसने पूरी दुनिया का कल्चर बिगाड़ा है, तो क्या ये बात सही नहीं है कि पाकिस्तान और दूसरे मुस्लिम कंट्रीज़ के लोग जो वहाँ पर वेस्ट में जाते हैं तो वहाँ पर वो राइट्स करते हैं, तो क्या वहाँ पर वो डिस्टर्ब नहीं होते? बात तो सोचने वाली है कि क्या आपने खुद के गिरेबान में कभी झांक कर देखा है? इसी के साथ ही वीडियो शुरू करते हैं। पाकिस्तान का जहां तक ताल्लुक है,
वो तो हिंदुस्तान के हर दुख को, हर सान्य को, चाहे अर्थक्वेक आए, चाहे कोई इंसिडेंट हो जाए, उसकी खुशी इसी में है कि हिंदुस्तान के अंदर प्रॉब्लम रहे। हिंदू दुश्मनी की इंतहा है वहां। 5,000 हिंदू पाकिस्तान से हर साल भाग के जाते हैं इंडिया। तो पाकिस्तान से आप ये तवक्को ना, एक दफा रह के तो देखो हिंदुस्तान को, कितना प्यारा मुल्क है और कितनी हकूक हैं यहाँ औरतों के। कहाँ पाकिस्तान और फिर पाकिस्तान एम्बेसी के टुकड़ों पे पलने वाले लोग लेक्चर देते हैं कि क्या किया जाए हिंदुस्तान में। ये इमरान खान साहब की जो पर्सनालिटी का इशू है, अनापरस्ती का और नरगिसियत पसंदी का क्लैश है, उसकी वजह से उन्होंने इसको अना का मसला बना लिया और उसके बाद उन्होंने वेस्ट के खिलाफ बाकायदा बयानात देने शुरू कर दिए। इसकी मैं आपको 2 मिसालें देता हूँ। एक तो उन्होंने ये कहा कि जी वेस्टर्न जो सिविलाइजेशन है उसकी वजह से हमारा खानदानी सिस्टम तबाह हो रहा है, विच वॉज ए वेरी इमैच्योर स्टेटमेंट। इस तरह तो वेस्ट भी ये कह सकता है ना कि मुसलमानों की जो तालीमात हैं और जो प्रीचिंग है और जो ख्यालात हैं उसकी वजह से हमारी सोसाइटी ख़राब हो रही है। ये तो बात करने की नहीं है ना। अगर आप कहीं फील भी कर रहे हैं तो एज ए हेड ऑफ द स्टेट आप इस तरह की स्टेटमेंट नहीं दे सकते, क्योंकि ये वही स्टेटमेंट है। मुसलमान भाइयों से जो हिंदुस्तान में रहते हैं, अरे खुदा का शुक्र करो तुम हिंदुस्तान में हो, वाहिद दुनिया का मुल्क है जो मुसलमान वोट कर सकता है। अपनी खुशकिस्मती पे थैंक यू कहो और उनको जिन्होंने मुसलमानों को पनाह दी हिंदुस्तान में, कभी तो उनका शुक्रिया अदा कर दो। हर वक्त तुम पड़े हुए हो हिंदुओं के अगेंस्ट, ये कब तक चलेगा? तो अपना जो अच्छी जिंदगी गुजर रही है उसको काटने दें। जो स्कूलों की पॉलिसी है उस स्कूल की पॉलिसी अडॉप्ट करें और झूठ मत बोलें और अरबी मत सुनाएं किसी को, ऐसे शख्स को जिसको अरबी आती ना हो कि ये देखिए ये लिखा हुआ है, अल्लाह ताला ने कह दिया। अरे भाई तुम पहले ये तो बता दो कि पहला लफ्ज कुरान का तुमने क्यों हटा दिया, जिसे कहते हैं रीड। एक बात उन्होंने ये कही। दूसरा, उन्होंने अननेसेसरली एक आर्टिफिशियल इशू उठा दिया इस्लामोफोबिया का, जो कि उन्होंने एक तरह की कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करने की कोशिश की वेस्ट के साथ, जिसका मतलब क्या है कि आप ठीक है अगर इस्लामोफोबिया है भी तो आप कोई स्पेशल मुसलमान तो नहीं ना, या अल्लाह की तरफ से आप कोई बाकायदा अपॉइंट तो नहीं हुए कि आप दुनिया में उम्मत मुसलमान के मामलात के वाहिद जिम्मेदार हैं। ज़ाहिर है उसके लिए और भी कंट्रीज़ हैं। तो आप अपने जब सारे ताल्लुकात को, सारे मामलात को स्टेक पे लगाते हैं और इस तरह की स्टेटमेंट दे देते हैं, जिसका मतलब ये है कि आप जो भी एक अनईजी किस्म की फ़ज़ा एग्जिस्ट कर रही है आपके और वेस्ट के दरमियान, आप उसको मजीद इंटेंस जाइए, घर जाके बैठिए, जो देश का कॉन्स्टिट्यूशन है उसको फॉलो करिए और याद रखिए कि इसेंशियल पार्ट ऑफ रिलीजन हिजाब नहीं है। जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर एक कैटेगरी है कि इसेंशियल प्रैक्टिसेस ऑफ रिलीजन, दिस इज नॉट एन एसेंशियल प्रैक्टिस ऑफ रिलीजन। मैं अपने हिंदू, सिख, पारसी भाइयों और बहनों से भी कहूं कि दिस इज गॉट नथिंग टू डू विथ एसेंशियल प्रैक्टिस। एसेंशियल प्रैक्टिस इज बिलीविंग इन वन गॉड, बिलीविंग इन द कुरान, बिलीविंग इन द लास्ट प्रॉफिट एंड फॉलोइंग हिज एग्जाम्पल टू गिव एंड टू पे योर वेल्थ टैक्स, जो शायद ही कोई देता होगा हिंदुस्तान के अंदर, क्योंकि उसमें तो डंडी मारी जा सकती है ना। तो खुद ही बन गए हैं सब कुछ, खुद ही ठेकेदार बन गए हैं और औरतों पे इनका हुक्म चलता है तो उनको कर रहे हैं। भैया तुमने क्यों चीन की एक 2 रुपए वाली टोपी पहनी रहती है हर वक्त, जाली वाली, वो किस अरब ने पहनी थी? क्यों पहनते हैं आप वो टोपी का अंडरवेयर जो सफेद सा होता है? आप तो अपने हरकतें देखिए और फिर दूसरे को लेक्चर दें। बस बीवियों पे चलता है हाथ, बेटियों पे चलता है हाथ, तो उनको बुर्के पहना के स्कूल भेज दिया आपने। कुछ तो शर्म आनी चाहिए। तो भारत जो कह रहा है कि वो मैरीटाइम नेशंस जो हैं, वो एक मैरीटाइम नेबर्स जो हैं उनको साथ लेके चलेंगे। अच्छा, पाकिस्तान भी तो एक मैरीटाइम नेशन है, हमारी भी तो नेवी है, लेकिन इंडिया ने किस तरह खूबसूरती से पाकिस्तान को माइनस कर दिया है। भारत के बढ़ती हुई डिप्लोमेसी, फॉरेन पॉलिसी, कामयाब फॉरेन पॉलिसी और पाकिस्तान के ब्लंडर पे ब्लंडर, जिस तरह मैंने कहा है कि दुनिया की तीसरी जंग शुरू होने वाली थी और हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब उस वक्त मास्को से। हिलाली साहब, छेड़छाड़ की जरूरत इंडिया को क्यों महसूस हो रही है? ये मकसद क्या है ऐसा और इससे क्या हासिल करेंगे?
इंडिया का मकसद इस वक्त क्यों, आपने देखा है कि उन्होंने गिलगिट और गिलगिट बल्तिस्तान और इस पे क्लेम कर रहे हैं, क्यों ये कह रहे हैं कि ये हमारा है, और क्यों इन लोग कोशिश कर रहे थे कि अपने फोर्सेस को उधर कंसोलिडेट करें। लेकिन देखें इंडिया ने किस खूबसूरती के साथ जो है वो काम किया है, और मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान में पावर कंसंट्रेशन का नुकसान होने की वजह यह है कि कई दफा हम आउट ऑफ द नमस्कार दोस्तों, अब ऐसा लग रहा है कि भाई इंडिया जहां जहां जा रहा है वहां वहां वो पाकिस्तान की प्रेजेंस को वहां से हटा रहा है, कोई भी ग्रुप हो। अब उसके अलावा यहाँ पर बात ये भी है कि पिछले अगर आप कुछ महीनों से देखो या फिर 1-2 सालों से देखो तो सिचुएशन ये भी हो रही है कि कश्मीर को लेकर, मतलब पीओके पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर और जीबी मतलब गिलगिट बाल्टिस्तान को लेकर इंडिया की तरफ से स्टेटमेंट इतने बढ़ गए हैं कि ऐसा लगता है कि एक तैयारी चल रही है इंडिया की एक तैयारी चल रही है और इसको कभी भी इम्प्लीमेंट किया जा सकता है। और ख़ास करके एक बड़ा प्लान होगा जिससे ऐसा होगा कि पूरे पाकिस्तान के अंदर कियोस मच सकता है। सिर्फ ऐसा नहीं होगा कि इंडिया जीबी और पीओके लेने के लिए ही यहाँ पर सारी चीज़ें करेगा। लग तो ऐसे रहा है कि बलूचिस्तान एक अलग कंट्री बनेगा, सिंधु देश बनेगा, खैबर पख्तूनख्वा वाला एरिया जो है वो अफगानिस्तान को ज्वाइन करेगा या फिर पख्तूनिस्तान बन सकता है, और आज का पाकिस्तान का पंजाब ही पाकिस्तान बना रहेगा और इंडिया को अपना पीओके और जीबी वापस मिल जाएगा। यही बात हो रही है कि आखिरकार ऐसी क्या सिचुएशन हो रही है कि भाई पाकिस्तान को इतना बैकफुट पर ला रही है। इसी के साथ ये वीडियो शुरू करते हैं। भारत जो कह रहा है कि वो मैरीटाइम नेशन जो हैं वो एक मैरीटाइम नेबर्स जो हैं उनको साथ लेके चलेंगे। अच्छा, पाकिस्तान भी तो एक मैरीटाइम नेशन है, हमारी भी तो नेवी है, लेकिन इंडिया ने किस तरह खूबसूरती से पाकिस्तान को माइनस कर दिया है। भारत के बढ़ती हुई डिप्लोमेसी, फॉरेन पॉलिसी, कामयाब फॉरेन पॉलिसी ऐसी दुनिया को, वेस्ट को, अमेरिका को, जिनकी हिस्ट्री 18वीं सदी के बाद आज तक दुनिया में जो कुछ भी इजाद हुआ है वेस्ट से हुआ है। आज आप जो कुछ भी इस्तेमाल कर रहे हैं उसके पीछे वेस्ट की स्टैंप है, उसके पीछे रशिया और चाइना की स्टैंप नहीं है। तो आपके ये जो फैसले हैं, अल्लाह ना करे कि पाकिस्तान को किसी ऐसी डगर पर ले जाएं जहां से वापसी जो है वो बड़ी मुश्किल हो जाए। लेकिन देखें, अब आने वाले दिन डिफाइन करेंगे कि क्या होता है पाकिस्तान में। से हिलाली साहब, छेड़छाड़ की जरूरत इंडिया को क्यों महसूस हो रही है? ये मकसद क्या है ऐसा और इससे क्या हासिल करेंगे? इंडिया का मकसद इस वक्त क्यों, आपने देखा है कि उन्होंने गिलगिट और गिलगिट बल्तिस्तान और इस पे क्लेम कर रहे हैं, क्यों ये कह रहे हैं कि ये हमारा है, और क्यों इन लोग कोशिश कर रहे थे कि अपने फोर्सेस को उधर कंसोलिडेट करें। और उन्होंने कहा है कि तैयार हो जाओ, ना सिर्फ आज़ाद कश्मीर का मतलब है गिलगिट बल्तिस्तान हम आके लेंगे। अच्छा, एक तरफ इंडिया जो है बड़ा खूबसूरती से क्वाड के अंदर अपनी एक ग्रेट पावर्स के साथ अपने आप को सिंक कर रहा है, वहां से इंडिया जो है अपनी एक रीजनल जो अप्रोच है उसको भी ले रहा है कि हमारे यहाँ पे लीडरान का मसला यह है कि उनके पास जब 2/3 मेजोरिटी नहीं होती या सिंपल मेजोरिटी भी नहीं होती तो वो सारा टाइम जिसे कहते हैं तलवार उनके ऊपर लटक रही रहती है। नरेंद्र मोदी को इस चीज का कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसलिए वो अपने फॉरेन पॉलिसी के कार्ड्स वो अच्छे से खेल रहे हैं। ये हमें ये चैलेंज जरूर मौजूद है कि हम अपने फॉरेन पॉलिसी के कार्ड अच्छे से नहीं खेल सकते। हम उधर यूक्रेन से भी डरे हुए हैं, हम रशिया से डरे हुए हैं, हम अमेरिका से डरे हुए हैं। हमें पता है कि भाई एक तरफ इमरान खान साहब को पता है कि मैं इलेक्शन जो अगर हार जाता हूं या मैं बहुत ज्यादा, और इंडिया ने किस खूबसूरती से पहले सार्क को डिसफंक्शनल किया। सार्क की अब कोई वैल्यू नहीं है। रिसेंटली हमारे फॉरेन मिनिस्टर साहब ने स्टेटमेंट दी कि पायन जड़ा सार्क है ना, अगर इंडिया ने नहीं आना तो बाकियों को आने दे, वर्चुअली इंडिया आ जाए। मतलब इतनी थकी हुई स्टेटमेंट थी फ्रॉम द फॉरेन मिनिस्टर, जिसको मैं समझता हूं कि ना तो दुनिया में वेल रिसीव किया गया। दैट वाज अ वीक फॉरेन पॉलिसी स्टेटमेंट, और इंडिया ने इसका मजीद फायदा उठाया कि पाइन ए जेडे मुल्क है ना, इन्होंने जरा खींचो, इनको और खींचो। तो उन्होंने क्या किया है कि उन्होंने एक ऑल्टरनेट दुनिया क्रिएट करनी शुरू कर दी है, जिसमें मैं समझता हूं कि इंडिया बहुत हद तक कामयाब है। ने भी उनको इनकरेज किया है कि अब सीपेक को अगर आपने ख़त्म करना है तो काराकोरम हाईवे को इतना नज़दीक पहुंच जाओ कि आप शेलिंग से उसको रोक सकते हैं, उसको ख़त्म कर सकते हैं। और अगर ये हो जाए तो ग्वादर का चाइना का जो रूट है वो दैट विल बिकम वेरी वो ख़त्म हो जाएगा। बिल्कुल सही, लेकिन बीच में अमेरिका की भी तो उन्हें शय हासिल रहती है, इसलिए वो छेड़। और जिस तरह राजनाथ सिंह साहब जो है इंडिया के डिफेंस मिनिस्टर जो हैं वो अपने बाकी खित्ते के ममालिक के साथ भी काफी ज्यादा वो
एक्टिव हो रहे हैं और साथ साथ फॉरेन मिनिस्टर साहब भी बड़े एक्टिव हैं इंडिया के। और हमारी जो अप्रोच है वो डोमेस्टिक है, अफगानिस्तान के ऊपर है, कश्मीर के ऊपर है। अमेरिका हमारे लिफ्ट नहीं करा रहा, हमें अमेरिका ने लिफ्ट नहीं कराया तो चीन और रशिया के पास चले जाए, असी उत्थे फंसे हैं। और लुक एट वेयर इंडिया इज फाइंडिंग न्यू अपॉर्चुनिटीज, चार्टिंग न्यू कोर्स ऑफ एक्शन, मेकिंग न्यू सिक्योरिटी अलायंस। लेकिन देखें इंडिया ने किस खूबसूरती के साथ जो है वो काम किया है। और मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान में पावर कंसंट्रेशन का नुकसान होने की वजह यह है कि कई दफा हम आउट ऑफ द बॉक्स नहीं सोच रहे। इंडिया आप देखें किस तरह पाकिस्तान को बाईपास करके नए इंस्टीट्यूशनल मल्टीलैटरल प्लेटफॉर्म्स क्रिएट कर रहा है। तो साढ़े कोई प्लेटफॉर्म नहीं है स्वाए कोई ओआईसी परत ओआईसी हो जी मुंह नहीं लाती, जिन्हें कश्मीर के उत्ते कोई सेशन नहीं बुलाया, कुछ भी नहीं किया। इंडिया को देखें तो इंडिया का जो इकोसिस्टम है वो किस तरह का है कि वहां पे 100th जो है वो यूनिकॉर्न जो है वो आया है। अब ये चीज देखें, यहाँ पे इस चीज को समझना है कि ये प्रॉपर एक इकोसिस्टम होता है, जिसे आप कहते हैं ना कि इंडिया जो है दैट इज नोन एज अ फास्टेस्ट ग्रोइंग व्हिच हैज अ फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोसिस्टम फॉर द स्टार्टअप। सो 100th यूनिकॉर्न जो है वो आया है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है वो लॉन्च करने जा रही है ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स। फ्राइडे को ये जो है सिस्टम लॉन्च होने जा रहा है, जिसको कहा जाता है ONDC, ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स। बेसिकली ये इसलिए लॉन्च किया जा रहा है ताकि US बेस्ड जो कंपनीज हैं Amazon.com और Walmart, उनके डोमिनेंस को एंड किया जाए। गवर्नमेंट की तरफ से ये स्टेप लिया जाए। अगर आपको याद होगा कि माइक्रोसॉफ्ट जो है उसने सुनने में आया कि इंडिया में 15,000 करोड़ जो है वो इन्वेस्ट कर दिए हैदराबाद में, और हैदराबाद जो है वो वहाँ पे वो डाटा सेंटर्स बना रहे हैं और उनके पास पुणे, मुंबई और बहुत सारे चेन्नई वगैरह में और बहुत सारी जगहों पे उन्होंने अपने डाटा। तो डेफिनेटली ये स्टार्टअप चीज़ें जो हैं वो बहुत इंडिया आगे चला जाएगा, अभी ऑलरेडी भी है और फिर इसके ये स्टेप के बाद फिर डेफिनेटली। मुझे ये बताएं, टेक्नोलॉजी में जिस तरीके से इंडिया इस वक्त काम कर रहा है, क्या हमें इंडिया से सीखते हुए काम करने की ज़रूरत है? नमस्कार दोस्तों, ये तो चीज़ कब की साबित हो चुकी है कि भाई ट्रेड ही सब कुछ होता है। अगर आप ट्रेड नहीं करोगे, अगर आप पैसा नहीं कमाओगे, अगर उस पैसे से अपना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप नहीं करोगे, उस पैसों से दूसरे कंट्रीज़ में खुद की लॉबिंग नहीं करोगे, तो मतलब आपका अस्तित्व कोई मतलब नहीं। भले ही आप एज अ कंट्री बने रहेंगे, लेकिन उसके अलावा आपका कोई महत्व रहेगा नहीं। जैसे पाकिस्तान का एक समय महत्व था, क्योंकि पाकिस्तान बहुत ज़रूरी था अफगानिस्तान के अंदर रशिया को हराने के लिए, उसके अलावा ओसामा बिन लादेन को पकड़ने के लिए, ये सारी चीज़ें ज़रूरी थी। लेकिन वो तो एक ज़मीन का टुकड़ा था जो अफगानिस्तान के साथ लगा हुआ है, तो इसीलिए ज़रूरी था। अगर आज इंडिया की ज़रूरत अमेरिका को है नहीं, लेकिन इंडिया जिस तरीके से ग्रो कर रहा है, उसकी मार्केट है, एक इकोनॉमी है, ठीक है, जिस तरीके से ग्रोथ और प्रोग्रेस कर रहा है, अब किसी भी कंट्री के पास ऑप्शन है नहीं इंडिया के साथ रिलेशन बढ़ाने के अलावा। और यहाँ पर यही बात हो रही कि इंडिया के अंदर देखिए यूनिकॉर्न्स पर यूनिकॉर्न्स बन रहे हैं। ये बात है कि जो दुनिया नोटिस करेगी, ठीक है। इसी के साथ ये वीडियो शुरू करते हैं। आप इंडिया को देखें तो इंडिया का जो इकोसिस्टम है वो किस तरह का है कि वहाँ पे 100th जो है वो यूनिकॉर्न जो है वो आया है। अब ये चीज देखें, यहाँ पे इस चीज को समझना है कि ये प्रॉपर एक इकोसिस्टम होता है, जिसे आप कहते हैं ना कि इंडिया जो है दैट इज नोन एज अ फास्टेस्ट ग्रोइंग व्हिच हैज अ फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोसिस्टम फॉर द स्टार्टअप। सो 100th यूनिकॉर्न जो है वो आया है और उसके ऊपर ये बात हो रही है कि भाई किस तरह इंडिया इस तरह, और नॉर्मली एक यूनिकॉर्न जो होता है वो दैट इज $1 बिलियन की ऑलमोस्ट आज आ रहा है। किस वक्त डिक्लेयर कर रहे हैं कि वो टॉप 3rd कंट्री है जो कि यूनिकॉर्न को कंपनीज को होस्ट कर रहा है, खास करके 2021 में। तो आप इमेजिन करें कि जिसमें तकरीबन जो है वो 33 इंडियन स्टार्टअप्स भी हैं अदर देन जो बाहर से आ रहे हैं। सो अब आप इमेजिन कर लें कि जो चाइनीज हैं उन्होंने 2021 में सुनने में आया कि वहां पे 74 यूनिकॉर्न्स आए। सो यूएसए में तकरीबन 254 यूनिकॉर्न्स जो हैं वो आए हैं। तो अब इमेजिन कर लें कि इंडिया जो है वो अगर 100 ले रहा है, जो है वो चाइनीज जो है वो 74 ले रहे हैं, अमेरिकन 254 ले रहे हैं, तो कितने बड़े पैमाने पे जो है वो इंडिया के अंदर इन्वेस्टमेंट्स आ रही हैं। US बेस्ड कंपनीज जो हैं Amazon.com और Walmart, ठीक है, इंडिया की गवर्नमेंट ये ट्राई कर रही है कि उनके डोमिनेंस को एंड किया जाए। इसके लिए वो ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स जो है ये भी लॉन्च करने जा रहे हैं फ्राइडे को। क्या कहेंगे आप इस बारे में?
मैं यही कहूँगा कि अगर इंडिया अपनी चीज़ों को अपने सेल्फ सफिशिएंट होना चाह रहा है, अपनी टेक्नोलॉजी को इंट्रोड्यूस करवाना चाह रहा है अपनी कंट्री में और वर्ल्ड वाइड इंट्रोड्यूस करवाना चाह रहा है, तो उनका राइट है, वो कर सकते हैं इस चीज़ में। और ऑब्वियसली हम देखें तो एज़ कम्पेयर टू द नेबरिंग कंट्रीज़, इस खत्ते में जितने भी ममालिक हैं उनमें इंडिया जो है, एक्सेप्ट चाइना, इंडिया जो है बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस कर रहा है इन द फील्ड ऑफ टेक्नोलॉजी, और वो एग्जिस्ट कर रही है। अगर हम वर्ल्ड वाइड दूसरी बहुत सारी जो कंपनीज़ हैं, टेक्नोलॉजी कंपनीज़ हैं लाइक अमेज़ॉन, एप्पल, ये सारी कंपनीज़ में अगर हम देखें तो इंडियंस जो हैं उनका इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा है। और अगर आपको याद होगा कि माइक्रोसॉफ्ट जो है उसने सुनने में आया कि इंडिया में 15,000 करोड़ जो है वो इन्वेस्ट कर दिए हैदराबाद में, और हैदराबाद जो है वो वहाँ पे वो डाटा सेंटर्स बना रहे हैं और उनके पास पुणे, मुंबई और बहुत सारे चेन्नई वगैरह में और बहुत सारी जगहों पे उन्होंने अपने डाटा सेंटर्स बनाए हुए हैं। अदर देन दैट इतनी बड़ी बड़ी कंपनी जो है, इंडिया का जो शहर हैदराबाद है उसको एक कहा जा रहा है कि जिसने माइक्रोसॉफ्ट जो है एक बड़ी लार्जेस्ट इन्वेस्टमेंट लेके आया इंडिया के अंदर। इस तरह और बहुत सारे जो दुनिया की जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो आ रही है इंडिया के अंदर, अब आप इमेजिन कर लें कि किस तरह की चीजें जो है वो हो रही हैं। सुनने में आ रहा है कि जो माइक्रोसॉफ्ट डाटा सेंटर है वो तकरीबन $10 अरब का जो रेवेन्यू देगा, सॉरी उसने रेवेन्यू दिया है 2016 से लेके 2020 तक। सो ये आप इमेजिन करें इंडिया की जीडीपी कहाँ चली गई है। वो फ्रांस जाते हैं, वो जर्मनी जाते हैं, वो स्कैंडिनेवियन कंट्रीज जाते हैं, वहां पे जाके वो चीजें सीखते हैं, समझते हैं, करते हैं। दुनिया के सामने एक उन्होंने माहौल बनाया। मुझे ये बताएं, अगर यूएस बेस्ड कंपनीज के डोमिनेंस को एंड किया जाता है इंडिया की तरफ से, तो इंडिया का क्या इमेज क्रिएट होगा इंटरनेशनल मार्केट में? इंडिया अपनी टेक्नोलॉजी में कितना ग्रो कर लेगा? हमें किसी पे डिपेंडेंट नहीं रहना चाहिए। इंडिया ने आई वुड से कि ये चीज़ रियलाइज़ कर ली हुई है। अगर इंडिया अमेरिकन डोमिनेंसी को ख़त्म कर रहा है सो इट्स अ गुड थिंग। हमें जो अगर दूसरों की कोई अच्छी बात है उसे अप्रिशिएट करना चाहिए। पाकिस्तान अभी इस पोजीशन में तो डेफिनेटली ये स्टार्टअप चीज़ें जो हैं वो बहुत इंडिया आगे चला जाएगा, अभी ऑलरेडी भी है, और फिर इसके ये स्टेप के बाद फिर डेफिनेटली। मुझे ये बताएं, टेक्नोलॉजी में जिस तरीके से इंडिया इस वक्त काम कर रहा है, क्या हमें इंडिया से सीखते हुए काम करने की ज़रूरत है? डेफिनेटली हमें देखें कोई भी चीज़ होती है तो उसमें हमें वर्कआउट तो करना चाहिए ना। सिर्फ टेक्नोलॉजी में नहीं, ई कॉमर्स में या स्टार्टअप, एवरी फील्ड में। आप मेडिसिन में देख लें, आप उनका जुडिशरी सिस्टम देख लें, आप उनकी गवर्नमेंट्स देख लें, उनके कोई भी चीज़ आप देख लें, तो उसमें इंडिया बहुत आगे है और हमें डेफिनेटली उनसे सीखना चाहिए। चाइनीज को मुश्किल में डाल दिया, और वो चाइनीज इन्वेस्टमेंट जो बाकी पड़ी हुई थी उनको भी, और जो बाहर से इन्वेस्टमेंट्स आ रही थी उनको भी डाल दिया, मुश्किल में डाल दिया कि भाई आप इस तरह के काम नहीं कर सकते। और इधर पाकिस्तान है कि चाइनीज इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं और हम उनको एक एनवायरनमेंट नहीं प्रोवाइड कर रहे। तो फॉरगेट अमेरिका से या इंग्लैंड से या यूरोप से या बाकी ममालिक से लोग कैसे आएंगे यहाँ? सिस्टम इतना अच्छा है भाई। आप हमारे पास एक 2014 के बाद एक अपॉर्चुनिटी आई थी कि चाइनीज इन्वेस्टमेंट जो आई है उस इन्वेस्टमेंट को हम फायदा उठा सकते हैं और उसके एक माहौल डेवलप कर सकते हैं और इंटरनेशनल कम्युनिटी या इंटरनेशनल इन्वेस्टर को खींच सकते हैं। लेकिन हम क्या कर रहे हैं? हम उल्टा जो है वो चीनियों को नाराज कर बैठे हैं। अब ये जो अब देखे ना कि आप एक जो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस हैं इंडिया के अंदर, वो अरबों डॉलर की इन्वेस्टमेंट्स लेके आ रहे हैं और हम ये कह रहे हैं कि जनाब वो चाइनीज नाराज हो गए, चलो उन्होंने राजी करके ले आइए। ठीक है, मतलब सारा टाइम तो हम इस तरह वो जिन्हों कहते हैं ना एक इसी तरह चीजों के लगे रहते हैं। इंडिया के अंदर स्टार्टअप इकोसिस्टम की बात हो रही है। देखो जी, दुनिया का तीसरा बड़ा है इकोनॉमिक सर्वे के मुताबिक। यूके से भी आगे शायद जो है वो जा रहा है। चाइना को जो है वो फॉलो कर रहे हैं, वो अमेरिका को फॉलो कर रहे हैं। मतलब उन्होंने जिसे कह रहे हैं कि एक अपना एक एनवायरनमेंट दिया लोगों को कि वो अपना काम कर सकें। वो लोगों को एक अट्रैक्शन दी है कि भाई आप देखें ना, आप जितनी भी उनकी स्टेटमेंट्स देखें वो क्या करते हैं, जो बायलैटरल स्टेटमेंट्स वो जापान के साथ दी, उन्होंने अमेरिका के साथ दी। उन्होंने कहा जी हमारे बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं, ये हम इकोनॉमी पे काम कर रहे हैं, क्लीन एनर्जी पे काम कर रहे हैं, ग्रीन रेवोल्यूशन फला फला फला। साथ में जनाब दहशतगर्दी का जब बदला फजा पाकिस्तान पा दे। मीन्स कि खुद वो बिजनेस में, इकोनॉमी में इंडिया जो है वो काम कर रहा है और पाकिस्तान को वही चीजों में डाल के जो है वो जो होस्ट मुल्क है वहां पे अपनी प्रोजेक्शन और तरीके से कर रहा है, पाकिस्तान की प्रोजेक्शन और तरीके से कर रहा है, और हम अपनी प्रोजेक्शन खराब करने में हमारा भी कोई अपना जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह पूरा किरदार है। सिर्फ उनका किरदार कोई। महादेव
हर हर महादेव, हर हर महादेव। ये अब मोदी जी के गवर्नमेंट के बाद सेकंड टर्म के अंदर ये उनमें हिम्मत आई है कि वो अपनी हेरिटेज को प्रोटेक्ट करने के लिए और अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए वो कह रहे हैं कि हमारा मंदिर अगर तुमने तोड़ा है तो वी विल बिल्ड इट बैक वेयर इट वाज। हमने तो हर चीज को ऐसे एक्टिंग कर दी कि हमारा हिंदुस्तान से ताल्लुक ही नहीं है। तो हैं तो हम सब हिंदुओं की औलाद ना। आप हिंदुओं के मक्का में कोने में मस्जिद खड़ी कर दी है, नाजायज मस्जिद। इस मस्जिद के अंदर ज्योतिर्लिंग मौजूद है, शिवलिंग मौजूद है। जिसकी भी इबादतगाह टूटेगी उसके चाहने वाले को, उसको फॉलो करने वाले का दिल दुखेगा। ये ज्ञानवापी मस्जिद के बारे में नाज़रीन मैं बताऊं, ये असल में इसके साथ मसला ये है कि अगर आप थोड़ा सा साइड पे देखें तो आपको एक मंदिर की बाक़ियात मिलेंगी। नमस्कार दोस्तों, अगर आप देखो तो जो प्रधानमंत्री मोदी की जो पहली टर्म थी ना, वो एकदम सिंपल रही। नो डाउट उन्होंने कई सारे रिफॉर्म्स करने की ट्राई की, फॉरेन पॉलिसी को बहुत चेंजेस किए, कई सारे चेंजेस थी। लेकिन जो खास करके एक जो कट्टर हिंदू है वो ये वेट करके बैठा था कि हमारी पुरानी जो धरोहर थी वो कब क्लेम करेंगे। ठीक है, 370-35 से कब हटाएंगे, राम मंदिर के बारे में हम कब सोचेंगे, उसके अलावा अगर हम कश्मीर के बारे में कब सोचेंगे। अब उसमें राम मंदिर हो गया, कश्मीर हो गया, मतलब 370-35 से हो गया, अब यूसीसी कभी भी आ सकता है। अब ऐसी सिचुएशन के अंदर अगर हम देखें तो महादेव कॉरिडोर, उसके अलावा काशी विश्वनाथ कॉरिडोर, उसके अलावा जो और भी कई सारी चीज़ें हैं वो हो रही है, उसके अलावा ज्ञानवापी वाली चीज़ भी हो रही है। कहने का मतलब ये है कि अब जो है ना वो एक अलग तरीके से ना ही सिर्फ बीजेपी, ना ही सिर्फ प्रधानमंत्री मोदी बल्कि उसका वोटर भी अब प्राउड फील कर रहा है कि हमने जिनको वोट दिया वो अब हम जो चीज़ की वेट करके बैठे थे वो सारी चीज़ें हो रही है। इसी के साथ ही वीडियो शुरू करते हैं। जो ज्ञानवापी मॉस्क है और जो टेम्पल है साथ, जो कि विश्वनाथ ज्ञानवापी मॉस्क इसको कहा जाता है और साथ ही उसके बिल्कुल एक ही जगह पे है, उसमें जो जगह है ये दरअसल टेम्पल की जगह है और यहाँ पर मॉस्क जो है वो बाद में बनाई गई, उस टेम्पल की जगह को तोड़ के इस तरीके से बनाई गई। तो उसके बाद जो कोर्ट है उसने ये ऑर्डर किया कि इस पे एक आर्कियोलॉजिकल सर्वे करवा लिया जाए कि ये जगह वाकई किसकी है। टेम्पल एग्जिस्ट करता है, उसके सामने मस्जिद आप जाके देखिए तो आपको दिख जाएगा कि ये मस्जिद, ये टेम्पल था, इसके सामने मस्जिद बना दी गई है। ये पहले लोधी साहब ने किया, उसके बाद औरंगजेब ने किया और इट स्टैंड्स देयर। आप अगर दूसरे जगह जाएं जहां लॉर्ड कृष्णा की बर्थ प्लेस है, वहां आप देखिएगा उसके ऊपर भी मस्जिद बनी हुई है। ऐसा लगेगा आपको जब मक्का में खाना काबा के एक तरफ कोने में एक चर्च या एक मंदिर खड़ा कर दिया जाए। कबूल करेंगे आप? जबकि ओरिजिनली इस्लाम से पहले वहां पे 360 बुत थे। तो क्या आज बुत परस्तों को यह हक हासिल नहीं है कि वहां पे मंदिर बनाए? आप हिंदुओं के मक्का में कोने में मस्जिद खड़ी कर दी है, नाजायज मस्जिद। इस मस्जिद के अंदर ज्योतिर्लिंग मौजूद है, शिवलिंग मौजूद है। और बहैसियत इंसान किसी भी उस इंसान का दिल दुखेगा जिसकी इबादतगाह को तोड़ा जाएगा, गिराया जाएगा। चाहे वो मंदिर तोड़ा जाए, चाहे वो जो है वो गुरुद्वारा तोड़ा जाए, चाहे वो यहूदियों की इबादतगाह तोड़ी जाए या मसीहियों की, जिसकी भी इबादतगाह टूटेगी उसके चाहने वाले को, उसको फॉलो करने वाले का दिल दुखेगा। ये ज्ञानवापी मस्जिद के बारे में नाज़रीन मैं बताऊं, ये असल में इसके साथ मसला ये है कि अगर आप थोड़ा सा साइड पे देखें तो आपको एक मंदिर की बाक़ियात मिलेंगी। मोदी जी के गवर्नमेंट के बाद सेकंड टर्म के अंदर ये उनमें हिम्मत आई है कि वो अपनी हेरिटेज को प्रोटेक्ट करने के लिए और अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए वो कह रहे हैं कि हमारा मंदिर अगर तुमने तोड़ा है तो वी विल बिल्ड इट बैक वेयर इट वाज। आप खुद जाके देख लीजिए इस मस्जिद को। आप
यू विल जस्ट, आप काशी चले जाएं, बनारस जिसे कहते हैं हम, और सामने देखिए तो वो टेम्पल का अगला हिस्सा तो मस्जिद है और उसका पीछे का पूरा हिस्सा हिंदू टेम्पल के कब्जे में। तो आप अंदाजा लगाइए पाकिस्तान में अगर ये हो सकता हो कि मस्जिद पे किसी ने हिंदू टेम्पल बनाया हो, आप सोचिए इस बात। बाबर ना पैदा हुआ हिंदुस्तान में ना मरा, बाबर आया लूटने हिंदुस्तान में, और उसने उसके नाम पे एक टेम्पल के ऊपर मस्जिद बना दी गई। और अयोध्या के अंदर आप सोचिए 500 साल हिंदुओं को स्ट्रगल करनी पड़ी अपने टेम्पल वापस लेने के लिए। और जिस आर्कियोलॉजिस्ट ने उस पर रिसर्च करके कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट को अपनी फाइंडिंग दी, दैट वाज अ मुस्लिम, जिसने कहा कि यह तो नीचे टेम्पल है, इसके ऊपर बनाया गया। और इनको ये भी ऑफर किया गया कि उसी इलाके में आप साथ में मस्जिद बना लीजिए, ये टेम्पल का हिस्सा खाली कीजिए। दे एक अंधे को भी नजर आता है कि ज्ञानवापी मस्जिद के नीचे बुनियादों में मंदिर की बुनियादें मौजूद हैं, और ऐसे हजारों मंदिर हैं। फिर भी ये शराफत है मोदी जी की, बीजेपी की, कि इन्होंने ये मस्जिद रहने दी। लेकिन क्या क्या अच्छा नजर आ रहा है आपको ये सीन में? आपको क्या अच्छा नजर आ रहा है? ये बार बार दुनिया को, गैरतमंद दुनिया जो ह्यूमैनिटी पे बिलीव करती है, उनको याद दिलाती है कि देखें किस तरह हिंदुओं के ऊपर अत्याचार हुए हैं। नाज़रीन, काशी विश्वनाथ मंदिर और ज्ञानवापी मस्जिद, याद रखिएगा, ये गंगा किनारे के ऊपर है। इनकी जो एक पवित्र नदी है गंगा, उसके किनारे पर काशी विश्वनाथ का मंदिर जो अभी बना है, जो कि उसके बाद बना विक्रमादित्य का, तो मैंने आपको बताया तोड़ दिया गया था। तो अब वो भी साथ उसके ऊपर भी मस्जिद ही बनाएगी, वो उससे साइड पे हट के मस्जिद बनाएगी। खैर, जो अब इनका नया काशी विश्वनाथ मंदिर है, इसके लिए नरेंद्र मोदी ने एक नया प्रोजेक्ट शुरू किया है, उसका नाम है काशी कॉरिडोर प्रोजेक्ट। जिस तरह एक मुसलमान आर्कियोलॉजिस्ट ने यह तय किया कि ये बाबरी मस्जिद के नीचे अयोध्या का टेम्पल है, एंड इलाहाबाद हाई कोर्ट और फिर सुप्रीम कोर्ट ने उसको वैलिडेट किया, और बाकी मौलाना जितने थे उन्होंने कहा एक्सेप्टेबल। आप बताइए 500 साल तक लोगों को जो तंग किया कि उनके टेम्पल पे मस्जिद बनाई, लड़ते रहे, मरते रहे, बाद में सुप्रीम कोर्ट ने कहा, उन्होंने कहा फिर ठीक है, चले, वेरी गुड। अब जो है, अब ये दो सिटीज में, एक तो बनारस और काशी का टेम्पल, और दूसरा मैं भूल रहा हूं, बड़ा मेजर सिविलाइजेशनल सिटी है जहां लॉर्ड कृष्णा की पैदाइश है। दे विल फाइट फॉर इट। आप कौन होते हैं कि तुर्किस्तान से आके किसी के टेम्पल को तोड़ पे उसे मस्जिद बनाएं? किस हकीम ने कहा है कि जाके हिंदुस्तान पे अटैक करो? अरे वहां पैसा था, सोना था टेम्पल्स में, तो उनको लूटने आए ना। मुल्तान में जब ये अफगानों ने कब्जा किया तो उनका एक थ्रेट होता था कि अगर आप आए इसको वापस लेने तो हम आपके जितना गोल्ड स्टैचूज है हम डिस्ट्रॉय कर देंगे, बुत तोड़ देंगे आपके। ये कोई तरीका तो नहीं है ना कि फिर हम लोग कहते हैं कि तलवार की बेसिस पे इस्लाम फैला, और बोले नहीं। अरे तुम गले पे चाकू रख के आदमी को कह रहे हो कि वरना हम मार देंगे तुम्हें, टेम्पल तोड़ रहे हैं। तो वी हैव कमिटेड मेजर सिंस बाय इस्लामिक स्टैंडर्ड बाय डिस्ट्रॉइंग अदर पीपल्स प्लेसेस ऑफ वर्शिप। हमने तो हर चीज को ऐसे एक्टिंग कर दी कि हमारा हिंदुस्तान से ताल्लुक ही नहीं है। तो हैं तो हम सब हिंदुओं की औलाद ना। यही हिंदुस्तान जिसके साथ 3-4 जंगें भी हो चुकी हैं, आधा हमारा मुल्क कर दिया हिंदुस्तान ने। जनरल मुशर्रफ उनके साथ एक अमन का मुआहदा करने जा रहे थे, जिसके साथ उनका ये ख्याल था कि कश्मीर का मसला इशू हल हो जाएगा। ऐसे ही है ना, नहीं हो और वो सका, हल क्या था कि 50 साल के बाद जाके बात करेंगे। अभी इसको ठंडा रहने दो, ठंडा बर्फ डाल दें और बाकी नॉर्मलाइजेशन करें, कर लें। तो वही थे जिन्होंने कारगिल किया था। ठीक है। और ये जिन्होंने कारगिल किया था, नवाज शरीफ को उतार दिया, वही थे नवाज शरीफ साहब जो कि ये खुद सेटलमेंट करना चाह रहे थे। जो बॉम्बे का वाकया था, जब आपके लीडर आपके अपने आप को पहले खुद ही मुजरिम बना के तो पेश कर दें और खुद मुल्क का वजीर आजम ये कार्रवाइयां शुरू कर दे और इस तरह के इल्जाम अपने ऊपर ले दे, तो आप किधर जाएंगे?
खित्ते में नवाज शरीफ, आपको पता है, वो एक पीसनिक है, डिप्लोमेसी है जी, वो उसकी धज्जियां उड़ गई। अब आपके साथ कौन बात करेगा, कौन नेगोशिएट करेगा, आपके जुबान कॉन्फिडेंस कौन इसके बारे में। नमस्कार दोस्तों, अब हम सबको पता है कि अगर अजमल कसाब पकड़ा नहीं जाता तो वो किसी समीर चौधरी नाम से हिंदू काउंट किया जाता, क्योंकि उसने हाथ में कलावा भी पहना था। ठीक है, अब ऐसी सिचुएशन के अंदर फिर यही एक चीज़ की जाती, क्योंकि देखिए 26/11 आरएसएस की साजिश करके एक दिग्विजय सिंह ने एक बुक भी लॉन्च करवाई थी, मतलब कांग्रेस नहीं करवाई थी। ये सारी चीज़ें कही जाती। अब वो तुकाराम नहीं होते जो हेड कांस्टेबल थे शायद महाराष्ट्र पुलिस में, अगर उन्होंने कसाब को जिंदा नहीं पकड़ा होता तो ये सारी चीज़ें ऐसे आती कि भाई किसी हिंदुओं ने यहाँ पर अटैक किया है, क्योंकि उनके आई कार्ड भी बने हुए थे इंडियन। कहने का मतलब ये है कि उसके बाद कसाब के बारे में कई सारे, हालांकि पाकिस्तान मना करता रहा, लेकिन पाकिस्तान का एक मीडिया हाउस भी है जो कसाब के घर पर पहुंच गया था। हालांकि फिर भी उन्होंने ये कहने से मना कर दिया कि नहीं वो पाकिस्तानी नहीं था, लेकिन हम सबको पता है कि उसको वो पाकिस्तानी था और किस तरीके से उनको ट्रेन कर करके भेजा जा रहा था। यहाँ पर यही बात हो रही है। इसी के साथ ही वीडियो शुरू करते हैं। यही हिंदुस्तान जिसके साथ 3-4 जंगें भी हो चुकी हैं, आधा हमारा मुल्क कर दिया हिंदुस्तान ने। जनरल मुशर्रफ उनके साथ एक अमन का मुआहदा करने जा रहे थे, जिसके साथ उनका ये ख्याल था कि कश्मीर का मसला इशू हल हो जाएगा। ऐसे ही है ना, नहीं हो और वो सका, हल क्या था कि 50 साल के बाद जाके बात करेंगे। हाँ। अभी इसको ठंडा रहने दो, ठंडा बर्फ डाल दें और बाकी नॉर्मलाइजेशन करें, कर लें। तो वही थे जिन्होंने कारगिल किया था। ठीक है। और ये जिन्होंने कारगिल किया था, नवाज शरीफ को उतार दिया, वही थे नवाज शरीफ साहब जो कि ये खुद सेटलमेंट करना चाह रहे थे। और अब आज ये है कि इमरान खान साहब जो कि बड़े हिंदुस्तान के दोस्त बनते थे और हिंदुस्तान जाते थे और आते थे और बड़ी ज़बरदस्त बातें करते थे वहाँ, और यहाँ आके इल्ज़ाम लगाते थे हमारी एजेंसियों के ऊपर कि आप नॉर्मलाइज नहीं करते, वो आज इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि जो मोदी का यार है वो गद्दार है। और एस्टैब्लिशमेंट जो है और अपोजिशन जो है वो कह रही है नॉर्मलाइज करो, पानी यहाँ तक आ गया है, हम जंगे नहीं कर सकते, हम दिफा कर सकते हैं, हमारे ऊपर कोई हाथ नहीं रख सकता, नोट वरी अबाउट दैट, मगर हमने मईशत को चलाना है, आवाम को कुछ देना है, और ये जो सिलसिले में हम दलदल में फंस रहे हैं, मारे जाएंगे। हमारा ये बॉर्डर भी अनस्टेबल है, ये बॉर्डर भी अनस्टेबल है, टेररिज्म हो रही है और हम आपस में लड़ रहे हैं। खुदा का खौफ करें, ये हमने टैकल करने दें इन चीज़ों को और आपस की जंगें ख़त्म करें। और आगे खान साहब तैयार ही नहीं, खान साहब कहते हैं हम नॉर्मलाइज भी नहीं मैं करूँगा, मैं अमेरिका के साथ भी ये करूँगा, मैं वो करूँगा, मैं ये करूँगा। अरे भाई किस दुनिया में तुम रह रहे हो? और फिर आप पंगे लेने शुरू कर दिए आपने एस्टैब्लिशमेंट के साथ कि मैं इसको नहीं चेंज होने दूंगा, मैं इसको नहीं चेंज होने दूंगा, इसको मैं इस्तेमाल करूंगा अपने सियासत के मकासद के लिए। ठीक है, ये बातें नहीं चलेंगी। ठीक है, ये नुकसान हो रहा है पाकिस्तान का और रियासत का। और इनके जो सपोर्टर्स हैं उनको बिल्कुल बेहोश हैं, उन्हें पाकिस्तान का पता ही नहीं जो हालात है हमारे। जाहिर है हमारी सारी जो डिप्लोमेसी है वो उसकी धज्जियां उड़ गई। अब आपके साथ कौन बात करेगा, कौन नेगोशिएट करेगा, आपके जुबान कॉन्फिडेंस कौन इसके बारे में। खित्ते में नवाज शरीफ, आपको पता है, वो एक पीसनिक है। उस समझा जाता है कि जो भी हिंदुस्तान करे, नवाज शरीफ उठ के खड़े होके ये नहीं कर सकता है, ये करोगे तो हम जंग लड़ेंगे। अच्छा। तो मेरे अपने ख्याल में ये नवाज शरीफ का एक रोल जो है अमेरिका के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नवाज शरीफ वो आदमी है 9 में भागा क्लिंटन के पास और कहने लगा कि हमें बचाओ, नहीं तो ये जंग के तरफ हम जा रहे हैं कारगिल के मामले से। जो बॉम्बे का वाकया था, जब आपके लीडर अपने आप को पहले खुद ही मुजरिम बना के तो पेश कर दें। मियां साहब थे श्रीलंका में, वहां से टेलीफोन किया, मोदी को कहा मैं जाके करूंगा इसकी तहकीकात। अभी तो मोदी ने इल्जाम ही नहीं लगाया था आपके, और फिर आके FIR दर्ज करा दी आपने और फिर तहकीकात खुल गई। अगर आपका वजीर आजम ये कहे कि क्या हमें बॉम्बे में ये लोग भेजने चाहिए थे, और ये स्टेटमेंट उनके इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में चलाई गई, वहां रेफर की गई। आप इसको यूं सोचें कि अगर आपका डिफेंस मौजूद है और जेन्युइन डिफेंस है, आपका फॉरेन ऑफिस ये कर सकता है, लेकिन फॉरेन ऑफिस के हाथों पांव काट दिए जाएं और खुद मुल्क का वजीर आजम ये कार्रवाइयां शुरू कर दे और इस तरह के इल्जाम अपने ऊपर ले दे, तो आप किधर जाएंगे? तो ये तो एक बहुत बड़ी हमाकत हुई है। एक शख्स ने अपने आप को बचाने के लिए सारी रियासत को दाव पे लगा दिया। तो ये बड़ी बदकिस्मती है हमारी कि इस किस्म के लोग जो हैं वो इलेक्ट होके आते हैं।
आप जो मर्जी कह लें नवाज शरीफ के बारे में या आसिफ जरदारी के बारे में, वो इस किस्म की हरकत कभी नहीं कर सकते। और जो एक ज़माने में जरदारी साहब के ऊपर एक इल्ज़ाम लगा था वो मेमो गेट का, वो भी आपने देखा कैसे गायब हो गया, उसमें से कुछ नहीं निकला। अभी एक सहाफ़ी है, उन्होंने ये कहा कि मैंने पूरे 6-7 सवाल अस्करी क़यादत को भेजे कि आप जवाब दें, ये खत आपने देखा, आपको पता है इसके अंदर थ्रेट है या नहीं, वगैरह। अरशद शरीफ साहब, अच्छा, उन्होंने DG-ISPR को लिखा। अच्छा, उधर से जवाब ये आया कि आप हुकूमत से पूछिए। ओके, तो उन्होंने तो अपना मौक़िफ़ दे दिया ना कि भाई आप हमसे क्यों पूछते हैं, हुकूमत से पूछिए। अस्करी क़यादत इस वक्त न्यूट्रल है। अच्छा, अस्करी क़यादत ना गवर्नमेंट को डिफेंड करेगी ना क्रिटिसाइज करेगी। अब ये जो है इसमें जो फैसला होगा, जाहिर है अस्करी क़यादत वहाँ बैठी होगी, वो अपना मौक़िफ़ देगी। और मैं आपको बता दूं क्या मौक़िफ़ होगा। क्या होगा? कि देखिए हमारे हिसाब से तो ये कोई ख़ास थ्रेट वेट नहीं है। अच्छा, ये बातें होती हैं, और ये अगर बात पहले ही हमारे तल्लुकात बड़े ख़राब हुए हैं ऐसे ममालिक के साथ जिनसे हम तजारत भी करते हैं, IMF लोन्स भी लेते हैं, जो FATF को भी कंट्रोल करते हैं, जो IMF को भी कंट्रोल करते हैं, सारा कुछ ये। और ये बातें जब बाहर निकलेंगी तो सोचिए वहाँ से कोई बयानबाजी शुरू हो गई तो फिर क्या होगा। तो ये हमारे रियासत के इंटरेस्ट में नहीं है कि इस चीज़ को आगे बढ़ाया जाए। और हमने भी देख लिया है, हमारा ये ख्याल है कि इस चीज़ को अब छोड़ देना चाहिए। इसको कुछ पॉलिटिकल एडवांटेज लेने की ज़रूरत नहीं है। आप पॉलिटिकली डील करें इन चीज़ों के साथ, मगर इससे ज़्यादा बड़े हल्के से तरीके से वो समझाने की कोशिश करेंगे। अच्छा, अगर खान साहब समझते हैं तो और बात है, नहीं समझते तो और बात है। मगर अब ये जो हुआ ना कि जी स्पीच करनी थी आज, वो रुक गई है ना, तो कोई हिदायत आई होगी ना, कोई प्यार मोहब्बत से बताया होगा कि ना करो और ना कोई बात निकल जाए। आगे हमारे तल्लुकात ख़राब होने जा रहे हैं और इसमें जान नहीं है इस चीज़ में। अब खान साहब डटे हुए हैं नहीं, मैंने अब पार्लियामेंटेरियंस को दिखाना है, उनको वापस लेके आना है, और ये इस किस्म के ड्रामे कर रहे हैं। और हर दफ़ा जब ये बात करते हैं तो कोई एक्स्ट्रा बात कर जाते हैं जिसके साथ आपके जो और अभी बिल्कुल ऐसे लगता है कि अमेरिकन स्टेट डिपार्टमेंट से कोई बयान आने वाला। बिल्कुल, उन्होंने महकमा खारजा ने तरदीद किया है कि इस इल्ज़ाम में कोई सदाकत नहीं है। अच्छा, अब बात यह है कि यहाँ तक है ना, ये अगर और आगे जाएंगे तो वहाँ से फिर और भी बात आ सकती है। तो ये हमारी रियासत के मफाद में नहीं है। खान साहब एक अपनी हुकूमत, डूबती हुई हुकूमत को बचाने के लिए एक सहारा ले रहे हैं एक कंस्पिरेसी थ्योरी का। लेकिन कॉन्स्पिरेसी थ्योरी में नवाज शरीफ साहब अच्छा, वो कहाँ से आ गए? वो कहाँ गया? आज नहीं वो पहले दिन तो यही ट्राई कर रहे थे, चला था कंस्पिरेसी थ्योरी है, मरकज है, नवाज शरीफ साहब इसमें इन्वॉल्व हैं फलाने। उसके बाद ये पता चला कि सारी ऑपोजिशन ही इन्वॉल्व है इसके अंदर। तो यही है ना कि अगर तो फिर जरदारी भी इन्वॉल्व है, फलाने भी इन्वॉल्व है, ये भी ऐसा ही है। पहले दिन तो ये नैरेटिव बिछा गया। कितने हाथ पैर मार रहे हैं। अब वो जो कह के आज बुले हुए उसको, आज कहीं और चले गए, आज अमेरिका की तरफ तवज्जो हो गई है। पहले नवाज शरीफ और जरदारी साहब की तरफ तवज्जो थी, वो अब भूल गए कि वहां मैंने क्या कहना है, वहां तो कुछ नहीं, हम दिखाएंगे, ये मीटिंग्स हो रही हैं, ये हो रहा है वो रहा है। अब बात ये है कि ये बिल्कुल ये बात चलेगी नहीं और ये एक्सपोज हो जाएंगे और भी। और मैं आज कह रहा हूँ आपको, ये पूरे का पूरा खत जो है, ये मेरा तो ये तज्जिया है, यह ख्याल है कि ये बिल्कुल कभी बाहर नहीं आना चाहिए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उस पर ऑर्डर। जब से नरेंद्र मोदी साहब की सरकार आई है, ये मुसलमान ममालिक के करीब हो रही है। सऊदी अरब के करीब हो गई, UAE के करीब हो रही है, इवन के टर्की से भी ड्रोन ले लिए, और जो है ये वेस्ट एशिया बड़ा ओपन अप हो रहा है, अफगानिस्तान में बड़ी इन्वेस्टमेंट। जो ये हमारी जो पॉलिसी है, अभी जो इंडिया का GDP, अभी इंडिया का वर्चस्व बढ़ रहा है, स्टैचर बढ़ रहा है वर्ल्ड ओवर में। तो अब जो इंडिया 10 साल पहले था, आज वो नहीं है, पूरा बदल गया। आप कोई भी देखिए, एक सच्चाई तो ये है चीमा साहब कि इस्लामिक वर्ल्ड और मुस्लिम वर्ल्ड इज कमिंग क्लोज टू इंडिया। कहीं से उठा के देखिए, कोई भी कंट्री उठा के देखिए। कुछ अरसे से अपने जो डिफेंस है उसके अंदर इंटरनली, जैसे कहते हैं ना, वो मेक इन इंडिया कॉन्सेप्ट लेके आए हैं। इसके लिए वो काफी ज्यादा पैसा लगा रहे हैं। अब एक जो चीज बहुत सारे एनालिस्ट ने महसूस भी की और बहुत सारी जगहों पर लिखी जा रही है कि भारत उन मुसलमान ममालिक के साथ ताल्लुक करीब कर रहा है या उनके साथ बिजनेस वेंचर्स कर रहा है जिनके पाकिस्तान के साथ ताल्लुक। महाराष्ट्र में हम अपनी गलती की तरफ कभी देखते नहीं है, हम अगलों में कीड़े निकालने की हमने बड़ी, हम अपने पांव पे भी ना खड़े हो सके और हमने अरबों को भी नाराज कर दिया। ना घर के। नमस्कार दोस्तों, अब यहाँ पर बात हो रही है कि भारत की सरकार, मतलब प्रधानमंत्री मोदी की सरकार और उनके अरब कंट्रीज के साथ रिलेशन, या फिर कहे कि मुस्लिम कंट्रीज के साथ रिलेशन। अब जब प्रधानमंत्री मोदी आ रहे थे तब कई सारे पाकिस्तान जैसे कंट्रीज को लगता था कि भाई अगर कुछ यहाँ पर प्रधानमंत्री मोदी कुछ ऐसा करते हैं तो अरब कंट्रीज से उन पर प्रेशर करवाया जाएगा। अब
ऑब्वियसली प्रेशर आता है, क्योंकि वो इंडिया का अच्छा खासा जो ऑयल है वो वहीं से आता है, ठीक है। हम उसके चक्कर में तो हम इसराइल को यहाँ पर ये नहीं कह पाते थे कि भाई इसराइल एक कंट्री है, ना ही इसराइल के साथ खुलकर रिलेशन हम रख पाते थे। हालांकि उसके बाद उसके बाद हमारा लाल कृष्ण आडवाणी गए थे, लेकिन वो एज अ प्रधानमंत्री नहीं गए थे। मोदी सरकार आने के बाद उन्होंने ये सारी चीज़ें की कि भाई ठीक है, अरब कंट्रीज़ के साथ, पैलेस्टाइन के साथ भी हमारे रिलेशन है, लेकिन हमारे रिलेशन इसराइल के साथ भी होने चाहिए। और यहाँ पर यही बात हो रही है कि कैसे प्रधानमंत्री मोदी ने इलेक्ट होने के बाद सारे मुस्लिम कंट्रीज़ के साथ रिलेशन कैसे बढ़ाए हैं, यहाँ पर यही बात हो रही है। इसी के साथ ये वीडियो शुरू करते हैं कि जो जब से नरेंद्र मोदी साहब की सरकार आई है, ये मुसलमान ममालिक के करीब हो रही है। सऊदी अरब के करीब हो गई, यूएई के करीब हो रही है, इवन के टर्की से भी ड्रोन ले लिए, और जो है ये वेस्ट एशिया बड़ा ओपन अप हो रहा है, अफगानिस्तान में बड़ी इन्वेस्टमेंट। जो ये हमारी जो पॉलिसी है, अभी जो इंडिया का जीडीपी, अभी इंडिया का वर्चस्व बढ़ रहा है, स्टैचर बढ़ रहा है वर्ल्ड ओवर में। तो अब जो इंडिया 10 साल पहले था, आज वो नहीं है, पूरा बदल गया। आप कोई भी पैरामीटर उठा के देखिए, उस पर कभी भी डिबेट कर लेंगे, एक पैरामीटर डिस्कस कर सकते हैं, सारे बदल गए। अब एक इंडिया एक ऑल्टरनेट ब्लॉक उभर के आया है चाइना के अगेंस्ट। तो चाइना एशिया में देख रहे भाई इंडिया और चाइना था, अब लोग देख रहे भाई चाइना के साथ बात बन नहीं रही, वायरस के बाद, बायो टेरर के बाद, अब ऑप्शन इंडिया है। अब ये जो आप मुसलमान ममालिकों की भी देखा कि हम इंडियन ट्रेड, इंडियन इन्वेस्टमेंट का मुवाजना करें तो पाकिस्तान उससे बहुत पीछे है। दुबई में, मुत्तहिदा अरब अमारात में इन्वेस्टमेंट्स हैं इंडियंस की, और इसके हवाले से आपको पता होगा माजी में एक तवील रिपोर्ट भी आई थी कि किस किस्म की उनकी रिहाइशगाहें, उनके विलास, और ये वो एक ह्यूज इन्वेस्टमेंट है। हमें करना क्या होगा मुत्तहिदा अरब अमारात और सऊदी अरब की तरफ? हम इसी खुशफहमी में रहें कि नहीं हमारे? तो भारत को भी पता था कि अगर इस रीजन के अंदर कहीं पे पैसा है, कहीं पे इन्वेस्टमेंट है, तो वो मिडिल ईस्ट की रियासतें हैं, चाहे वो यूएई होगी या सऊदी अरब हो गया, और वो अमेरिका के भी करीब हैं और इसराइल के भी करीब हैं। तो इस वजह से भारत ऑटोमेटिकली उनका नेचुरल अलाय बन गया है। कि भारत ने कुछ अरसे से अपने जो डिफेंस है उसके अंदर इंटरनली, जैसे कहते हैं ना, वो मेक इन इंडिया कॉन्सेप्ट लेके आए हैं। इसके लिए वो काफी ज्यादा पैसा लगा रहे हैं। अब एक जो चीज बहुत सारे एनालिस्ट ने महसूस भी की और बहुत सारी जगहों पर लिखी जा रही है कि भारत उन मुसलमान ममालिक के साथ ताल्लुक करीब कर रहा है या उनके साथ बिजनेस वेंचर्स कर रहा है जिनके पाकिस्तान के साथ ताल्लुक अच्छे थे। जिस तरह हमने सऊदी अरब की बात की, ये जो टर्की के बारे में कहा जा रहा है कि टर्की ने कुछ, भारत ने टर्की से ड्रोन खरीदे हैं, सुना है वो ड्रोन और जगहों पे भी खरीदे जा रहे हैं। आप इस तरह का जो टर्की का जो कोऑपरेशन भारत के साथ है या ओवरऑल जो खित्ते में है या मुस्लिम उम्मा में, उसका क्या पाकिस्तान को क्या नुकसान हो सकता है? देखिए, इंडिया अपने आप को डिफेंस वाइज इतना स्ट्रॉन्ग करता जा रहा है, बल्कि कर चुका है वो इस तरीके से कि वो दुनिया को सामने शायद नजर आता है कि उनका सिर्फ चाइना के खिलाफ वो अपने आप को डिफेंस करने की पोजीशन में, लेकिन इनडायरेक्टली उसका डायरेक्ट ताल्लुक पाकिस्तान के साथ भी है। क्योंकि अगर देखा जाए, मैं पिछले दिनों एक आर्टिकल पढ़ रहा था, जो रशिया से उन्होंने S-400 लिया है, उसके बारे में उनका प्लान है कि वो पाकिस्तान के बॉर्डर पे लगाए जाएंगे, पंजाब एरिया में। तो दूसरा, जिस तरीके से उन्होंने राफेल से, फ्रांस से राफेल खरीदे, S-400 लिया, और उसके बाद ड्रोन लिए, जो मैं बल्कि अभी एक छोटा सा रिसर्च प्रोजेक्ट कर रहा हूं उन ड्रोन्स के बारे में, क्योंकि मुसलमान कंट्रीज के अंदर, और दूसरा टर्की की मैं समझता हूं बहुत बड़ी अचीवमेंट है उसमें। बल्कि मैं बताना चाहूंगा कि पाकिस्तान इज स्टेइंग बिहाइंड। अच्छा, उसमें जिस तरीके से इंडिया भारत, सच्चाई तो ये है, जितने अरब नहीं दुबई में, उससे ज्यादा तो इंडियन रहते हैं, ये भी एक सच्चाई है। तो अब आपकी इकोनॉमी चलाने वाला इंडियन, आपका ट्रेडिंग पार्टनर इंडियन, आपका ट्रेडिंग बिजनेस इंडिया से चल रहा है, और आपके एक्सपोर्ट्स में तेल है नहीं, आपको पोर्ट चाहिए, आपको इंडिया से बिजनेस करना, वहां से काफी शिपिंग आती है, रूटिंग होती है, तो आपका करीब आना बहुत नेचुरल सी बात है। आपने देखा यूएई ने पीछे मंदिर बनाने की जगह दी, जो किसी को उन्होंने आज तक नहीं दी है। मंदिर बन भी गया, रेडी भी हो गया, खुद दी। अब सऊदी अरबिया तो प्रधानमंत्री जी को सबसे हाईएस्ट सिविलियन ऑनर देते हैं। अब आप ये तो नहीं कह सकते भाई जाके खरीद लिया, जाके उनको पैसे दे दिए, ये भी नहीं बोल सकते कि भाई आप मैनेजमेंट थी, एक कमेटी बैठी थी, उसको मैनेज करके ले लिया। तो ये जो चीजें दो वे आ रही, इट इज बिकॉज ऑफ द इमर्जेंस ऑफ इंडिया एट अ ग्लोबल स्टेज वेयर पीपल वांट टू मेंटेन देयर रिलेशन। ये बताएं, ये जो न्यू क्वाड की बात हो रही है, ये किस हद तक, इसकी क्या इम्प्लीकेशंस हैं, और ये किस हद तक एक सीरियस चीज है कि यूएई और जो इंडिया के जो ताल्लुकात हैं वो इसराइल के साथ मिलके जो है वो क्या गोल खिलाने के चक्कर में है? आप आज जो है ना वो यू आर नॉट स्पिलिंग द बीन्स, वो जो है ना आप वो नहीं कर रहे आज, वो कुछ होना बताएं हमें आज कुछ। देखिए, एक सच्चाई तो ये है चीमा साहब कि इस्लामिक वर्ल्ड और मुस्लिम वर्ल्ड इज कमिंग क्लोज टू इंडिया। कहीं से उठा के देखिए, कोई भी कंट्री उठा के देखिए,
इनफैक्ट अभी तो हमने 20 लाख वैक्सीन मोरक्को को भी दी है, मैं आपको बता, कल परसों ही न्यूज आई थी। चलिए वो अलग बात है, मोरक्को तक मोरतानिया है, अल्जीरिया है, सब जगह है, मतलब 57 मुसलमान कंट्री है, सब पे हमारा अच्छी खासी यारी दोस्ती हो रही है, सब जगह ट्रेड भी हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, और वो एक ट्रस्ट बन रहा है, एक ट्रस्ट बन रहा है। ठीक है, ये मुसलमान मुल्क इंडिया के क्लोज है ना, अगले की गलती बहुत ढूंढने की कोशिश करते हैं। हम हर वक्त ये सोचते हैं कि अगले ने क्या गलती की है। आप देखें, इमरान खान पावर में आए तो सबसे ज़्यादा इमरान खान को सपोर्ट किसने किया? सऊदी अरब और यूएई ने। 3-3 बिलियन डॉलर दिए, डैफर्ड ऑयल पे पेमेंट की, डैफर्ड ऑयल दिया। MBS भी यहाँ आए, दुबई के हुक्मरान भी यहाँ आए, और हमने बड़ी शानदार दुनिया में शॉफर डिप्लोमेसी को मुतारफ़ कराया। और उस शॉफर डिप्लोमेसी के हमने बहुत कसीदे पढ़े कि हमने दुनिया में अब नई डिप्लोमेसी ले आए हैं, शॉफर डिप्लोमेसी। और उसके बाद हमने उनसे पैसे भी लिए। पैसे लेने के बाद हम न्यूयॉर्क पहुंचते हैं और हम महातीर मोहम्मद और तैयब एर्दोगान के साथ बैठ जाते हैं कि हमने इन अरबों के खिलाफ इत्तेहाद बनाना है। भाई अभी तो आप उनसे पैसे लेके आए हैं, ऑयल लेके आए हैं, वो आपके मुल्क में आए हैं, उन्होंने इस रजीम को वेलकम किया है। उसके बाद आप आज यमन की यहाँ बातें करें, यमन इज द क्लोज चैप्टर। उसके बाद हमें पैसे मिले, उसके बाद वो यहाँ आए, शॉफर डिप्लोमेसी हुई, कमाल दोस्ती हुई, हम गए, वो आए, बेहतरीन ताल्लुकात थे। यमन तो क्लोज चैप्टर था। खराबी कहाँ से हुई? खराबी वहाँ हुई जहाँ आप महातीर और तैयब एर्दोगान के साथ बैठ गए, इनसे पैसे ले। हम अपनी गलती की तरफ कभी देखते नहीं है, हम अगलों में कीड़े निकालने की हमने बड़ी, हमसे स्ट्रेटेजिक मिस्टेक हुई। हम मलेशिया जा भी ना सके, हम अपने पाँव पे भी ना खड़े हो सके, और हमने अरबों को भी नाराज कर दिया। ना घर के रहे, ना घाट के रहे। कि जिस तरह सऊदी अरब जो है वो भारत को के पास, मैं उसे कहूंगा पास चले गए, क्योंकि अभी तो $100 बिलियन की मोहम्मद बिन सलमान ने कहा था हम इन्वेस्टमेंट करेंगे। जब मोहम्मद बिन सलमान पाकिस्तान आए तो वो कह रहे थे $10 अरब की इन्वेस्टमेंट हम गवादर में करेंगे, भारत में जाके $100 अरब की इन्वेस्टमेंट की बात की, और अभी ये लैंड फोर्सेस के चीफ चले गए। जरा इस मौके पे बात कीजिए कि जिस तरह इसराइल, यूएई, इंडिया और अमेरिका का जो एक नेक्सस बन रहा है, जिसे तारतम क्वाड 2 कहा जा रहा है, तो क्या मुस्लिम दुनिया से पाकिस्तान पे आजकल सैमसंग का सबसे बड़ा कारखाना इंडिया में, एप्पल अपना सबसे बड़ा कारखाना इंडिया में लगा रहा चाइना से बंद करके, या ऑफिशियल हो गया। जब ऐसी सी चीजें इंडिया में आ रही, तो ये जो हमारे इकोनॉमिक जोन से, इसी में ये प्रॉब्लम क्रिएट की जा रही। अगर डेमोग्राफी को लेकर प्रॉब्लम होती, एक चीज का जवाब दीजिए, जहां 35% मुसलमान है वहां तो कोई दिक्कत नहीं, जहां 12% है वहां कोई दिक्कत नहीं, जहां 2% भी नहीं वही दिक्कत है, और 2% वाला कवर हो रहा है, 35 वाले की कोई दिक्कत नहीं। भाई ये तो लॉजिक ही नहीं बैठता। अब ये चीजें दिखाई जा रही है, अब जो इंडिया बढ़ रहा है, और हमें एज मुसलमान ऐसे से कोई प्रॉब्लम थोड़ी ना है। आप इस्लामिक वर्ल्ड कहते हैं, मुसलमान ऐसे से कोई प्रॉब्लम नहीं। मैं बस लास्ट सेंटेंस बोलूंगा, हमें मुसलमान ऐसे से कोई न एलर्जी है ना प्रॉब्लम है। हमारे कितने लोग यूएई में काम करते, बहुत लोग काम करते, कुछ लोग सऊदी अरबिया में काम करते हैं, अच्छी बात है। हाईएस्ट रिपैट्रिएशन अभी जो आती है वर्ल्ड में, वो इंडिया में आती है करीब, इफ आई रिमेंबर नंबर करेक्टली, लेटेस्ट नंबर मुझे नहीं पता, लास्ट ईयर एंडिंग का कह रहा, इट वाज 100। आप नहीं बैलेंस हो सकते हिंदुस्तान के साथ, गेट इट इनटू योर हेड। वो एक सब कॉन्टिनेंट है, वो 10 टाइम्स आपसे बड़ा है। उन्होंने फैसला किया हिंदुस्तान, अमेरिकनों ने, कि वो हमारे साथी हैं, और आप ऐसे प्रिटेंड कर रहे हैं कि आप भी एक सब कॉन्टिनेंट है और आप उनको डिस्प्लेस कर सकते हैं। वेक अप एंड स्मेल द कॉफी। लेकिन आपके भारत में कुछ ऐसे लोग भी हैं जो आप क्वेश्चन ये कर रहे हैं कि अगर रशिया क्रीमिया जा सकता है, अगर रशिया यूक्रेन जा सकता है, चाइना ताइवान जा सकता है, तो भारत फिर पाकिस्तान भी आ सकता है। आपकी सिचुएशन दिन ब दिन जो कमजोर हो रही है, वो दुनिया को ये क्वेश्चन देती है कि यू आर नॉट एबल टू डिफेंड योरसेल्फ, यू आर आइसोलेटेड, योर कैपेसिटीज, एबिलिटीज आर द क्वेश्चन मार्क। नमस्कार दोस्तों, अब यहाँ पर हिलाली चिल्ला रहा है और कह रहा है कि भाई आप इंडिया के साथ सेट नहीं हो सकते, इंडिया 10 गुना बड़ा है आपसे, इकोनॉमी में इतना बड़ा गुना है, आर्मी में इतना बड़ा है, या फिर कहे कि नेवी कहे, एयरफोर्स कहे। अरे भाई, जब आपको पता ही है कि इंडिया इतना गुना बड़ा है आपसे, तो फिर आप यहाँ पर सिंपल चीज़ पर ध्यान क्यों नहीं देते कि भाई इंडिया के साथ रिलेशन सुधार कर रखो, इंडिया के साथ सब कुछ मेंटेन करके रखो, उनके साथ ट्रेड करो, उनके साथ बिजनेस करो। हमें जो चीज़ है वो नहीं मिलने वाली। ये जो कश्मीर हम कर रहे हैं, जब तक इंडियन की सेंट्रल गवर्नमेंट जब तक वीक थी, तब तक तो आपने कश्मीर में पाकिस्तान के झंडे फहरा लिए, लेकिन अब कोई पाकिस्तान का झंडा पकड़ने को भी तैयार नहीं है कश्मीर के अंदर।
तो ऐसी सिचुएशन के अंदर जब आपको पता था तब आप अपने पैसे, अपने रिसोर्सेज इंडिया के साथ रिलेशन बेटर करने में लगा देते। तो आज जो पाकिस्तान की हालत हो रही है या फिर हो चुकी है वो ना होती। लेकिन पता नहीं, इतनी सिंपल चीज़ जब मुझे पता चल सकती है तो इनको क्यों नहीं पता चल सकती। इसी के साथ ही वीडियो शुरू करते हैं। आप नहीं बैलेंस हो सकते हिंदुस्तान के साथ, गेट इट इनटू योर हेड। वो एक सब कॉन्टिनेंट है, वो 10 टाइम्स आपसे बड़ा है। उन्होंने फैसला किया हिंदुस्तान, अमेरिकनों ने, कि वो हमारे हिस्साती हैं, और आप ऐसे प्रिटेंड कर रहे हैं कि आप भी एक सब कॉन्टिनेंट है और आप उनको डिस्प्लेस कर सकते हैं। वेक अप एंड स्मेल द कॉफी। ये वो नॉन अलाइंड नहीं है। और नॉन अलाइंड के जमाने में भी एक अलाइंड ऑफ द नॉन अलाइंड होता था, एक नॉट सो अलाइंड ऑफ द नॉन अलाइंड होता था। आप ये गेम खेलते खेलते सीटो सेंटो सब चीज उस वक्त तो चले गए। उस वक्त आपको कोई हेजिटेशन नहीं था। अब आप क्यों हेजिटेशन कर रहे हैं जब एक दोस्त हैं, इनको कुछ पता ही नहीं है। देखिए वेस्टलैंड जब आई थी इधर, वो क्या नाम था, वो डिप्टी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, उसने क्या कहा आपको और हिंदुस्तान को कि हमारी रिलेशनशिप पाकिस्तान के साथ सिर्फ एक बेसिस पे हो सकती है, ऑन अ सिचुएशन, माने अफगानिस्तान, और हमारे पास इनके साथ कोई रिलेशनशिप नहीं है। आपके मुंह पे कह दिया है, हिंदुस्तान को कह दिया है, आपने उसको 10 दफे पढ़ा है और फिर भी आप कह रहे हैं ही बैलेंस करो। आप नहीं बैलेंस हो सकते हिंदुस्तान के साथ। हम नहीं जंग लड़ना चाहते हैं, मगर आप हमारा वार्निंग टाइम खत्म करना है। नंबर 1 तो ये बात है। दूसरी बात यह है, आप तो कह रही थी कि कैंप्स बनने जा रहे हैं। कैंप्स बन गए हैं बीबी। वेक अप एंड स्मेल द कॉफी। चाइना रशिया का कैंप बन गया है, न्यू कोल्ड वॉर शुरू हो गया है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात की लाल साहब, में रखना चाहिए रास्ता, और हमें पता होना चाहिए कि दोस्त कौन है, दुश्मन कौन है, और उसके मुताबिक अपनी स्ट्रैटेजी प्लान करें। ज्यादा हमें बहुत ज्यादा मसलियतों का शिकार होने की जरूरत नहीं है। तो ये कौन कहता है कि क्लियर नहीं होना चाहिए? लेकिन आपके भारत में कुछ ऐसे लोग भी हैं जो आप क्वेश्चन ये कर रहे हैं कि अगर रशिया क्रीमिया जा सकता है, अगर रशिया यूक्रेन जा सकता है, चाइना ताइवान जा सकता है, तो भारत फिर पाकिस्तान भी आ सकता है। आपकी सिचुएशन दिन ब दिन जो कमजोर हो रही है वो दुनिया को ये क्वेश्चन देती है कि यू आर नॉट एबल टू डिफेंड योरसेल्फ, यू आर आइसोलेटेड, योर कैपेसिटीज, एबिलिटीज आर द क्वेश्चन मार्क। आज से पहले पाकिस्तान को इस सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस में बुलाया जाता था, लेकिन इस दफा इन्होंने नहीं बुलाया, जबकि इंडियन फॉरेन मिनिस्टर जयशंकर साहब वहां मौजूद थे। तारड़ साहब, आप क्या महसूस करते हैं, ये जो इमरान खान साहब ने यूरोप के ऊपर टफ लाइन ली है और ट्रांस अटलांटिक जो पार्टनर्स हैं, नेटो, यूरोप और अमेरिका को ये जो टफ स्टेटमेंट्स दिए हैं चाइना में बैठ के, अब यूरोप ने और ये सारे पाकिस्तान से पीछे हट गए हैं और इंडिया को उन्होंने मेन स्ट्रीम कर लिया है। हाउ डू यू सी दिस पाकिस्तान डिप्लोमेटिक आइसोलेशन एट द म्यूनिक सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस, ये जो भी जर्मनी में हुई है? सर चीमा साहब, इस वक्त पाकिस्तान के साथ 2 किस्म के सेटबैक है। एक तो वेस्ट की उनका झुकना इंडिया की तरफ, और दूसरा आपकी ना तजर्बाकारी और आपकी रिश्वत की स्टोरियां। ये दोनों चीजों को जब कंबाइन करें तो आपकी फॉरेन पॉलिसी की सही पिक्चर इस पर नजर आ जाती है। दूसरा, उसके साथ उनके कॉम्पिटेंट लोग हैं, उनके लोग मेरिट पर हैं, डॉक्टर जयशंकर का कंपैरिजन कोई नहीं है। और दूसरा सबसे बड़ी बात यह है कि नेशनलिज्म है उनके अंदर। मैं जो मोदी साहब की जो एक मोदी साहब का आना एक नेशनलिस्ट मूवमेंट का जो पूरी दुनिया में चली थी उसका एक हिस्सा थे, और उसमें मेरे ख्याल में वाहिद एक ऐसे लीडर हैं जो कामयाब है। अभी तक दूसरे सारे डोनाल्ड ट्रंप साहब गिर चुके हैं, बिखरा खड़े हैं फ्रांस में, लेकिन दूसरे जो उसके साथ पैरेलल है, अरब स्प्रिंग खत्म हो चुकी है, लेकिन उसके साथ मोदी साहब अपनी जगह खड़े हैं और उनकी टीम जो है वो प्रूव कर रही है कि दे आर नेशनलिस्ट, और अपनी पॉलिसीज में, अपने प्रोपेगेंडा में वो कामयाब है। पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी की दुश्वारियां, एक तो मैं आपको हमेशा बताता हूं कि उनका लॉबी इन वॉशिंगटन डीसी, इंडियन डायस्पोरा, उनकी सलाहियतें तेज होना, और दूसरा आपका नॉन सीरियस होना, ना तजर्बाकारी, रिश्वत, करप्शन, और उसके बाद आपका जो इश्यूज है कि आप नॉन सीरियस। मेरा मकसद है कि आपने अपने रिलेशनशिप्स को सिर्फ डॉलर की हद तक जो है उसको आपने कंक्लूड कर दिया है कि जहां से पैसे मिल रहे हो वो आप उसी के कैम्प में होते हैं। एक तो उनको डायरेक्ट इतराज है, दूसरा इस वक्त व्हाइट हाउस के जो आईज एंड ईयर्स हैं वो सारी इंडियन है, वो उनका वो उसमें उसको मजीद उसको तकवीत मिलती है वहां से। अब आपने चाइना के बास्केट में सारे एग्स डाल दिए,
चाइना की जिस तरह पहले बात कर रहे थे कि उनकी ट्रेड इतना ग्रो कर चुका है दो मुमालिक का, चाइना और इंडिया के आपस में, कि वो एक दूसरे के लिए एक जरूरत एक दूसरे की बनते जा रहे हैं। वो आपको डंप कर सकते हैं क्योंकि आप हमेशा हर वक्त आप ब्रोक होते हैं, आप हर वक्त कर्जे मांगते हैं, वर्सेस वो उनके कस्टमर हैं, उनके ट्रेड रिलेशनशिप एक दूसरे के साथ। या ये भी मैं बताना चाहूंगा कि चाइना के अमेरिका के साथ भी उसी तरह की ट्रेड रिलेशनशिप है, चाइना के यूरोप के साथ भी उसी तरह की ट्रेड रिलेशनशिप है। आपने देखा होगा कि उन्होंने ट्रेन चलाई चाइना से जो जा रही है सीधी इस वक्त यूरोप के अंदर। आप ये नहीं समझते कि अगर कल को आपने मुआशी मजबूरी, आपको वो कह दें कि हमारी इकोनॉमिक मजबूरी है और अब आपके साथ इस तरह नहीं चल सकते, आपको प्रोटेक्ट नहीं कर सकते, जिस तरह कि उनका सी पैक फेल हो चुका है पाकिस्तान में और उनकी रिजर्वेशंस है, तो फिर आप क्या करेंगे? आप किधर जाए? जयशंकर साहब ब्रसल में जाके लोगों से मिल रहे हैं, अपने फ्रेंच काउंटर पार्ट से मिले हैं, जर्मनी के काउंटर पार्ट से मिले हैं, और आपका इस वक्त आपको सबसे बड़ी बात इस वक्त जो यहाँ पे डाट कनेक्ट करने वाले ये समझते हैं वॉशिंगटन डीसी में कि चाइना में ये जो पुतिन साहब ने आपको बुलाया है, इट्स ऑन अ रिक्वेस्ट ऑन चाइना, कि आपको जो आइसोलेशन हो रही थी पूरी दुनिया में, आपको मिडिल ईस्ट छोड़ चुका है, आपको हर दूसरा जो है आप बिल्कुल तनहा होते जा रहे हैं दुनिया में, तो चाइना ने आपको ये आपकी फॉरेन पॉलिसी में खैरात डाली। और लेकिन इसमें मैं समझता हूं खैरात क्या डाली थी, बैक स्टैबिंग कर रहे हैं। ये मेरे ख्याल में जो इमरान खान साहब का ये दौरा वेस्ट और अमेरिका के लिए ये एक हाईएस्ट एक ऐसा स्टेप होगा कि दिस मे बी द लास्ट, कहते हैं ना कि लास्ट नेल इन द कॉफिन। देखिए नरेंद्र मोदी ने किस तरह एक चीजें टर्न अराउंड की। वो ममालिक जिनके पाकिस्तान के साथ अच्छे ताल्लुकात थे, उन्होंने वीकनेसेस ढूंढी मारी और वो बीच में घुस गए। वो सऊदी अरब, वो सारी मुस्लिम वर्ल्ड के साथ करीब हो गए, और हम वो जो मुस्लिम वर्ल्ड के साथ पुराना एक मंजन बेच रहे थे, कश्मीर का, मुस्लिम दुनिया का, फलस्तीन का, वो सारा खाली हो गया, उसमें कुछ भी नहीं है क्योंकि हमारी कैपेसिटी नहीं थी। हम तो हमें कोई खबर ही नहीं है इस हवाले से कि हो क्या रहा है, क्योंकि कश्मीर में हमने साइलेंस इख्तियार कर लिया। क्या हम यूएई को कह सकते हैं आप इन्वेस्टमेंट न करें? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। इंडिया तो चाइना को कहता है $100 अरब की बायलैटरल ट्रेड है, लेकिन दबा के कहता है चाइना को, उन्होंने कहा जी आप क्यों डिस्प्यूटेड टेरिटरी से वो कर रहे हैं। उन्होंने उनका मकसद है पाकिस्तान को इकोनॉमिकली एक तरह से अपाहज करना, यानी जकड़ लेना। अच्छा, अब जकड़ लेना जो हम जकड़े जा रहे हैं, जो भारत ने इक़दाम लिए हैं, कोई चीज़ तो हम भारत पे प्रेशर बिल्ड करने की बजाय लगता है ख़ुद प्रेशर में हैं। और लिटरली मुझे तो यूँ लगा पिछले दिनों जब हमारे वज़ारत ख़ारजा ने इस बात को कहा कि जी खुदारा, यूँ लगा कि भीख मांग रहे हैं, हम बेगिंग कर रहे हैं भारत से। नमस्कार दोस्तों, एक चीज़ तो देखनी, एक चीज़ के लिए दाद देनी पड़ेगी मोदी सरकार को कि भाई जैसे ही वो 2014 में इलेक्ट होकर आए, उन्होंने अरब कंट्रीज़ के साथ अपने रिलेशन उस लेवल के सुधार लिए। हालांकि उन सारे कंट्रीज़ के साथ पाकिस्तान के रिलेशन थे, लेकिन अगर आप उनको डीपली ज़रा एनालाइज करो तो आपको पता चलेगा कि वो वन वे रिलेशन थे। वन वे रिलेशन मतलब कि वो सारे कंट्रीज़ को ऐसा था कि भाई हमें जब भाड़े के टट्टू की ज़रूरत पड़ेगी तब हम पाकिस्तान से सैनिक मंगवा लेंगे, और उसके ज़रिए या फिर उसको ध्यान में रखते हुए पाकिस्तान जो है वो हमेशा ब्लैकमेल करता था सऊदी जैसे कंट्री को और पैसा लिए आता था। लेकिन उसके बाद इंडिया ने समझाया भाई आप क्या कर रहे हो यहाँ पर, आपका पाकिस्तान और सऊदी, पाकिस्तान और यूएई जैसे कंट्रीज़ के साथ इस रिलेशन में पाकिस्तान का ही भला हो रहा है। आप भीख दे रहे हो, वो भीख ले रहे हैं, जब चाहे तब 1 बिलियन दे दिया, 2 बिलियन दे दिया, ऑयल में क्रेडिट दे दी, उसमें आपका क्या फ़ायदा है? और जब ये सारे कंट्री समझे कि हाँ भाई यहाँ पर कोई ऐसा कोई फ़ायदा है नहीं, और आज की सिचुएशन में कू होने के चांसेस भी है नहीं सऊदी जैसे कंट्रीज़ के अंदर, तो मैं भाड़े के टट्टू की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तब जाकर उन्होंने इंडिया की पोटेंशियल समझी, मोदी सरकार ने समझाई, वो समझे, और उसके बाद रिलेशन जो है वो ड्रास्टिकली चेंज हुए बिटवीन अरब कंट्रीज एंड इंडिया। यहाँ पर यही बात हो रही है, तो इसी के साथ ही वीडियो शुरू करते हैं। नरेंद्र मोदी ने किस तरह एक चीजें टर्न अराउंड की। वो ममालिक जिनके पाकिस्तान के साथ अच्छे ताल्लुकात थे, उन्होंने वीकनेसेस ढूंढी मारी और वो बीच में घुस गए।
वो सऊदी अरब, वो सारी मुस्लिम वर्ल्ड के साथ करीब हो गए, और हम वो जो मुस्लिम वर्ल्ड के साथ पुराना एक मंजन बेच रहे थे, कश्मीर का, मुस्लिम दुनिया का, फलस्तीन का, वो सारा खाली हो गया, उसमें कुछ भी नहीं है क्योंकि हमारी कैपेसिटी नहीं थी। हम तो उनके ऊपर डिपेंडेंट है, आइदर इन टर्म्स ऑफ फाइनेंशियल रेमिटेंस, आइदर इन टर्म्स ऑफ $2-3 अरब जाके वैसे ले आना। तो ये जो चीजें हैं उसका नरेंद्र मोदी ने फायदा उठाया, और आज यूएई और दोनों बायलैटरली भी उनके बिजनेस अच्छा चल रहा है। कश्मीर के ऊपर भी यूएई को उन्होंने कॉम्प्रोमाइज कर लिया है, और जो इस वक्त इंडिया जो है वो अमेरिका की सुनने की बजाय वो मुस्लिम ममालिक की सुनता है व्हेन इट कम्स टू पाकिस्तान, खासकर ये डायलॉग शायलॉग और बैक चैनल टॉक्स के हवाले से, उसमें जो है वो मुस्लिम ममालिक की ज्यादा सुनते हैं, बिकॉज उनको पता है कि हमने इनको बहुत हद तक कॉम्प्रोमाइज हो चुका है। उनका मकसद है पाकिस्तान को इकोनॉमिकली एक तरह से अपाहज करना, यानी जकड़ लेना। अच्छा, अब जकड़ लेना जो हम जकड़े, मतलब हम जकड़े जा रहे हैं, जकड़ा जा रहा है, किस वजह से जकड़ा जा रहा है? दो ही टारगेट है ना, एक पाकिस्तान का न्यूक्लियर प्रोग्राम, और दूसरा अगर पनिश करना है पाकिस्तान को अफगानिस्तान वाले रोल में, तो फिर वो जो है वो फिर तालिबान इस्तेमाल होंगे अगेंस्ट पाकिस्तान। अच्छा, आज की खबर जो है वो एक रिपोर्ट इंडिपेंडेंट ने छापी है जिसमें उन्होंने बताया है कि दहशतगर्दी के वाक़यात में जो हैरत अंगेज़ इजाफा हुआ है 2021 में, वो बेसिकली 2020 के मुकाबले में बहुत ज़्यादा दहशतगर्दी आ गई है। तो एक तरफ से दहशतगर्दी बहुत बढ़ गई है, 2021 में बढ़ी। ड्यूरन लाइन पे जो तमाशे हो रहे हैं वो आप देख रहे हैं, वहाँ मोदी का जो लहजा है भारत में वो भी आपके इल्म में है, और तालिबान का जो लहजा है वो भी आपके इल्म में है। चीन जो वार्निंग्स दे चुका है वो भी आपके इल्म में है, और ईरान के जो हमारे साथ दोस्ताना ताल्लुकात हैं वो भी आपके इल्म में है। अमेरिका जो है वो सज़ा देने के लिए तुला हुआ, IMF, वर्ल्ड बैंक, ज़ाहिर है कि उनके इदारे उनके साथ खड़े हैं। तो ये है वो पूरा प्रेशर जो दुनिया का इस वक्त पाकिस्तान पे आ रहा है, और दुनिया पाकिस्तान से अपना हिसाब बराबर करना चाहती है। जो भारत ने इक़दाम लिए हैं, कोई चीज़ तो हम भारत पे प्रेशर बिल्ड करने की बजाय लगता है ख़ुद प्रेशर में हैं। और लिटरली मुझे तो यूँ लगा पिछले दिनों जब हमारे वज़ारत ख़ारजा ने इस बात को कहा कि जी खुदारा, यूँ लगा कि भीख मांग रहे हैं, हम बेगिंग कर रहे हैं भारत से। तो ये तो कोई तरीक़ा नहीं है डिप्लोमेसी को कंडक्ट करने का। बहरहाल क्या कर सकते हैं, सिर्फ तजवीज़ ही अपनी जो है वही दे सकते हैं कि सार्क को आप फ़िलहाल भूल जाइए। अभी भारत में मुख्तलिफ़ इंतखाबात भी हो रहे हैं उत्तर प्रदेश वगैरह में, तो भारत फिर अगला साल आपके यहाँ इंतखाबात हो जाएंगे, कौन सी हुकूमत आती है हमें नहीं मालूम। तो फ़िलहाल, और फिर ख़ास तौर पे मकबूजा जम्मू और कश्मीर के हवाले से भारत पे कोई प्रेशर बिल्ड नहीं हो रहा, तो सार्क को भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, रादर देन कि ये इस ख्वाहिश का इजहार करें कि हम चाहते हैं कि भारत पाकिस्तान है सार्क समिट अटेंड करे। तो ये तो भारत से आप प्रेशर हटा रहे हैं एक लिहाज से, और भारत आप पे प्रेशर बिल्ड कर रहा है कि जी भारत पाकिस्तान तो उसकी जो क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म की पॉलिसी है वो अपना कंटिन्यू रखे हुए है। तो ये बिल्कुल मेरे हिसाब से या तो हम भारत को समझते नहीं, बिल्कुल हमारे पास नहीं है। वी आर साइलेंट, वी आर बैडली साइलेंट। इतनी ज्यादा खामोशी, इतनी ठंडी खामोशी कि क्या हो रहा है पाकिस्तान में, वी हैव नो आइडिया, नो, हमें कोई खबर ही नहीं है इस हवाले से कि हो क्या रहा है, क्योंकि कश्मीर में हमने साइलेंस इख्तियार कर लिया। क्या हम यूएई को कह सकते हैं आप इन्वेस्टमेंट न करें? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। इंडिया तो चाइना को कहता है $100 अरब की बायलैटरल ट्रेड है, लेकिन दबा के कहता है चाइना को, उन्होंने कहा जी आप क्यों डिस्प्यूटेड टेरिटरी से वो कर रहे हैं। उन्होंने बहुत बड़ा मीडिया नैरेटिव भी इसके ऊपर डेवलप किया था। ओके, उनको पता था ना चाइना ने रुकना है ना पाकिस्तान ने रुकना है, लेकिन उन्होंने बात तो कर दी, उन्होंने एंगेज तो कर लिया, उन्होंने मोबिलाइज तो कर ली हर चीज। ये है गेम, ये है वो चीज जो आई थिंक विच इज मच नीडेड, जो करनी चाहिए हमको। कहना चाहते हैं दूसरे ममालिक को कि आपकी कोई इंडिपेंडेंस नहीं है, आप भारत को ब्लाइंडली फॉलो करते हैं। चले मान लेते हैं, और ऐसा है भी, हम ये सब समझते हैं कि बाकी ममालिक भारत को नाराज़ नहीं करना चाहते, लेकिन ये ओपनली कहने की क्या ज़रूरत है? ये तो बिल्कुल एक अनडिप्लोमेटिक मेरे ख्याल में स्टेटमेंट थी, जो कि इस किस्म की बात नहीं करनी चाहिए थी। हम सब जानते हैं जो ज़मीनी हक़ाइक़ क्या हैं, रियल पॉलिटिक क्या होती है, लेकिन सफारतकारी है, बाज़ औक़ात आपको बहुत सी चीज़ें पब्लिक में इस तरह मेंशन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अब आप बाकी ममालिक जो है सार्क के हैं
चलिए वो उनको फॉलो भी करते हैं भारत को ब्लाइंडली, या भारत उनको बुली करता है, आप कुछ भी कह दीजिए, लेकिन पब्लिक में ये डिबेट नहीं होनी चाहिए पाकिस्तान की जानिब से कि जो बाकी ममालिक हैं वो भारत के कहने पे चल रहे हैं, उनकी अपनी कोई सोच नहीं है, उनकी अपनी कोई फॉरेन पॉलिसी नहीं है, या वो भारत को ही कोटो करते हैं। तो तो ये भारत मेरे लिए तो ये बातें बड़ी अजीब सी हैं कि क्यों कर हमने ये पहले तो सार्क समिट का शोशा उठाया जिसकी कतन कोई ज़रूरत नहीं थी, और फिर दूसरा जिस अंदाज से हमने दूसरे ममालिक पे भी तंज किया कि ये भी मुनासिब नहीं था। नहीं कर रहा था, हमने अमाराती से रिक्वेस्ट करके उनको इंगेज किया, अब आगे हमने साइलेंस अख्तियार कर लिया। हमारे वज़ीर आज़म नहीं बोलते, हमारा फॉरेन मिनिस्टर नहीं बोलता कि जो कश्मीर के अंदर यूएई की इन्वेस्टमेंट है उसका क्या मुस्तकबिल है, वो क्यों हो रही है। और अगर हाँ यही तरीका है कि उन्होंने, अब होना क्या है कि जब इंडियन कश्मीर जो है वो तरक्की, वो उसमें डेवलपमेंट हो जाएगी, तो फिर हमारे कश्मीरी भी वो पहले रो रहे होते हैं कि भाई हमारी डेवलपमेंट कराएं, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है वहां पे, एयरपोर्ट नहीं है, बहुत कुछ नहीं है वहां पे। सो इस कितनी को देर हम उनको ये कहते रहेंगे, ये कह के कहानियां सुनाते रहेंगे कि देखिए जी हम कश्मीर इंडिया करते रहेंगे। एट द एंड ऑफ द डे पीपल नीड डेवलपमेंट, पीपल नीड मनी, पीपल नीड रिसोर्सेज, पीपल नीड जॉब्स। ये है वीएन इमरान खान और फरमा रहे हैं कि बांग्लादेश और भारत हमसे आगे चला गया। और भाई अगर एजुकेशन मेरी प्रायोरिटी नहीं होगी, हम किस तरह दुनिया को कम्पीट करेंगे। आपने औलादें इतनी ज्यादा पैदा कर दी, लोग बच्चे पैदा कर दिए और ये सोचा कि बस ठीक है अल्लाह देखेगा, कोई नहीं, खैर खैरियत है। और जब क्वालिटी ऑफ एजुकेशन नहीं दी जाती, जब क्वालिटी ऑफ फूड नहीं है, जब एक बंदे के 10-10 बच्चे हैं, 8-8 बच्चे हैं और वो कह रहा है बस अल्लाह हमारी पूरी करेगा। इंडियंस सबसे आगे हैं, फिर बांग्लादेश के हैं, फिर दूसरे मुसलमान मुल्कों के हैं, फिलीपींस के हैं वगैरह, लेकिन पाकिस्तानियों को सिर्फ मेहनत मजदूरी ज्यादातर के मौके मिलते हैं। हमारे कल्चर में ये वायलेंस करना क्यों जरूरी है? हम अपनी बात खड़े होकर क्यों नहीं बता सकते कि ये मेरा मसला है? क्या रियासत बात सुनती नहीं है? क्या बगैर वायलेंस के, एहतजाज के, नुकसान के, गाड़ियां जलाने के, इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह करने के रियासत बात नहीं सुनती? नमस्कार दोस्तों, पाकिस्तान को हमेशा एक प्रॉब्लम रहती है, प्रॉब्लम मतलब उनको हमेशा ये अफसोस रहता है। हालांकि जब तक अमेरिका का सपोर्ट था, ब्लाइंडली सपोर्ट था, उनको पैसे मिल रहे थे, तब तक उनको ऐसा नहीं लगा कि भाई हमें इस चीज़ में भी देखना पड़ेगा। लेकिन आज जब बिल्कुल लेट हो चुकी है, लेट उस हिसाब से हो चुकी है कि अगर आप अमेरिका की बड़ी बड़ी कंपनीज देखिए, चाहे वो माइक्रोसॉफ्ट हो, चाहे वो गूगल हो, चाहे कोई और कंपनीज हो, चाहे वो एडोबी हो, मतलब यूट्यूब हो, टेस्ला हो, जो भी बड़ी बड़ी कंपनीज है उसमें सबसे बड़ी पोस्ट पर जो है इंडियंस है। अब नीचे की पोस्ट तो कई सारी होगी जिसमें इंडियंस होंगे। अब ऐसी सिचुएशन में ज़रा ये समझना मुश्किल हो जाता है इनके लिए कि भाई आखिरकार ऐसे कैसे हो गया कि इंडिया इस सिचुएशन में आगे बढ़ गया और हम पीछे के पीछे रह गए, हम सिर्फ जिहाद करते रह गए। अब जब रशिया को भगाना था तब अफगानिस्तान और पाकिस्तान की बॉर्डर पर उन्होंने सब मदरसे में जिहादी ही क्रिएट कर रखे थे। और आज जब ऐसी सिचुएशन हो रही है कि नहीं भाई हमें करना चाहिए, तो सोचेंगे नहीं कि अभी से शुरुआत करनी पड़ेगी, सिर्फ अफसोस करते रहेंगे। यहाँ पर यही बात हो रही है। इसी के साथ ही वीडियो शुरू करता है। आपने औलादें इतनी ज्यादा पैदा कर दी, लोग बच्चे पैदा कर दिए और ये सोचा कि बस ठीक है अल्लाह देखेगा, कोई नहीं, खैर खैरियत है। और जब क्वालिटी ऑफ एजुकेशन नहीं दी जाती, जब क्वालिटी ऑफ फूड नहीं है, जब एक बंदे के 10-10 बच्चे हैं, 8-8 बच्चे हैं और वो कह रहा है बस अल्लाह हमारी पूरी करेगा, और वो फैमिली प्लानिंग नहीं करते, वो अपनी जिंदगी को बेहतर तरीके से सोचते नहीं है कि हमें क्या करना है, हमें अपने बच्चों की, हमें आइंदा आने वाली नस्लों की टेक केयर कैसे करनी है, जब हमारे मेजॉरिटी बच्चे तो स्कूलों से बाहर हैं। हाँ साहब का इतना लव अफेयर था एजुकेशन। आज मुझे इतना डिप्रेशन हुआ, पाकिस्तान में 60% लोग जो है ना पढ़े लिखे, यानी कि 8 करोड़ पाकिस्तानी को पढ़ना लिखना नहीं आता, 3 करोड़ पाकिस्तानी बच्चा स्कूल नहीं जाता। आज जो बजट में मखसूस किया गया ना, ये मुझे भी पता है 18वीं तरमीम के बाद तलीम जो है सूबे का मसला है, 5 अरब रुपए रखे हैं तलीम के लिए फेडरल हुकूमत ने। ये है वीएन इमरान खान और फरमा रहे हैं कि बांग्लादेश और भारत हमसे आगे चला गया। और भाई अगर एजुकेशन मेरी प्रायोरिटी नहीं होगी, हम किस तरह दुनिया को कम्पीट करेंगे। साइंसी लिहाज से देखें, इल्मी लिहाज से देखें तो पाकिस्तान इस खित्ते में सबसे ज्यादा पसमानदा मुल्क है। और मेरी बात पे आप ना यकीन करें, लेकिन देखें मशरिक़ वुस्ता में जो मुलाजमतें दी जाती हैं
तो वहाँ आप देख सकते हैं कि इंडियंस सबसे आगे हैं, फिर बांग्लादेश के हैं, फिर दूसरे मुसलमान मुल्कों के हैं, फिलीपींस के हैं वगैरह, लेकिन पाकिस्तानियों को सिर्फ मेहनत मजदूरी ज़्यादातर के मौके मिलते हैं और वो भी अब कम होते जा रहे हैं, क्योंकि आने वाले वक्तों में हुनर और तालीम की बिना पर मुलाजमतें मिलेंगी और उसकी बुनियाद हम काटते चले जा रहे हैं। हमारे तो ये कहा जाता है कि इफ आई एम नॉट रॉन्ग अराउंड 3 करोड़ लोग जो हैं, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, मैं ये चेक कर सकता हूँ स्टैटिस्टिक्स में थोड़ी भूल न गई हूँ, 3-1 करोड़ बच्चे जो हैं वो तो स्कूलों से बाहर हैं। और जब इस तरह होगा तो फिर हमने किधर जाना है, हमारा मुआशरा किस तरह तरतीब देगा। और फिर मुआशरे को आपने तकसीम किया पब्लिक, प्राइवेट, मदरसा, तालीमी निज़ाम, और जो बच्चे यूनिवर्सिटियों में आते हैं वो क्या कर रहे हैं। और आई वॉज टॉकिंग टू माई स्टूडेंट्स लॉन्ग अगो कि ये जो बच्चे आते हैं, दे आर जस्ट 1 or 2% ऑफ द सोसाइटी विच रीच टू द यूनिवर्सिटी। ये 1-2% लोग हैं इस मुआशरे का। अब आप इमेजिन कर लें 22 करोड़ में से अगर 2 करोड़ 1.5-2% यहाँ पे पहुंचते हैं तो व्हाट इज गोइंग टू बी, वो ये कहाँ जाएंगे और ये किधर जाके पॉलिसी मेकिंग में आएंगे, यही क्या लोग होंगे। तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि ये किस तरह का एक मुआशरा जो है वो तरतीब दिया जा रहा है। और ये डेलिब्रेटली लीडरशिप जो है, मजहबी लीडरशिप, सियासी लीडरशिप, वो इस तरह को पसंद करती है। और बहुत सारे लोग इन चीज़ों को जस्टिफाई करेंगे कि ये जो बच्चे कर रहे हैं ये ठीक कर रहे हैं। और माँ बाप भी कहेंगे भाई क्या करें, पढ़ाते तो है नहीं आप, आपने औलादें इतनी ज्यादा पैदा कर दी, लोग बच्चे पैदा कर दिए और ये सोचा कि बस ठीक है अल्लाह देखेगा, कोई नहीं, खैर खैरियत है। और जब क्वालिटी ऑफ एजुकेशन नहीं दी जाती, जब क्वालिटी ऑफ फूड नहीं है, जब एक बंदे के 10-10 बच्चे हैं, 8-8 बच्चे हैं और वो कह रहा है बस अल्लाह हमारी पूरी करेगा। हमारे कल्चर में ये वायलेंस करना क्यों जरूरी है? हम अपनी बात खड़े होकर क्यों नहीं बता सकते कि ये मेरा मसला है? क्या रियासत बात सुनती नहीं है? क्या बगैर वायलेंस के, एहतजाज के, नुकसान के, गाड़ियां जलाने के, इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह करने के रियासत बात नहीं सुनती? चीजें कैसे ठीक हो? और ये जो कल्चर ऑफ वायलेंस है ये ओवरनाइट तो नहीं आ गया, ये दिहाइयों की तरबियत है। ये सियासी जमातों की, मजहबी ग्रोहों की दहाइयों की तरबियत है, जिसको बच्चे भी देखते हैं और वो उसको इसी तरह लेते हैं और वो ट्रांसफर हो चुका है नई नस्ल के अंदर। और ये जो दहाइयों में ये हमने नस्लें परवान चढ़ाई हैं, पहले अफगान जिहाद को ले लें, फिर विद इन इंटरनल जो हमारे मामलात रहे और धमाके हुए, खुदकश धमाके हुए, किलिंग्स हुई, सियासी जमातों, फिरका वारियत, फसादात जो हैं हमने ये देखे हैं। और हम तो ये समझते हैं कि अखलाकियात का दिवालिया हो चुका है। और टॉक शोज में आप देखें आपकी जो पॉलिटिकल लीडरशिप वो किस तरह बात करती है, तो फिर बहुत सारे लोग समझते हैं इस तरह तो होना ही है। और यही वो है कि हमें इसी तरह ही एक माहौल जो है वो तरतीब दिया है। और मुझे इस चीज की समझ नहीं आती कि क्या हम बैठ के बात नहीं कर सकते? क्या हम लोगों को ये नहीं कह सकते कि आए बैठें, आए डिस्कशन करें, आए डायलॉग करें, आए टेबल पे बैठें? ये हमारा ये कल्चर क्यों इस तरह डेवलप हुआ है? और ये आज का कल्चर तो नहीं है, जैसे मैंने पहले कहा, ये पुराना कल्चर है। लेकिन ये यूनिवर्सिटियों के बच्चे ऐसे क्यों करते हैं? यूनिवर्सिटियों के बच्चे ऐसे क्यों करते हैं? और बहुत सारे लोग तो ये भी कहते हैं कि भाई जब